हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस की सपोर्ट मटेरियल का ये दूसरा पार्ट है। और आशा है आप लोगों को पहली पार्ट इसका समझ में आया होगा। और इसे देखने से पहले प्लीज़ एक बार पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। पार्ट सेकंड की शुरुआत होती है फर्स्ट चैप्टर से, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से। आइए बात करते हैं भारत की राजनीति के बारे में। भारत की स्वतंत्र भारत की जो राजनीति की शुरुआत होती है वो 14-15 अगस्त 1947 से शुरू होती है। और इसी 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, ने एक भाषण दिया। और आपसे प्रश्न बनता है उस भाषण का नाम क्या है। उस भाषण का नाम है भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो आखिरकार उन्होंने ये कहा कि जो हमारा भाग्य था उससे हमारी क्या हो गई है, भेंट हो गई है। भाग्य क्या था कि 200 वर्षों से जो गुलामी का हम शिकार, अंग्रेज़ों की गुलामी को हम झेल रहे थे, उससे हमें क्या मिली, मुक्ति मिली। तो आज़ादी के लड़ाई के समय दो बातों पर सबकी सहमति थी। क्या? कि आज़ादी के बाद क्या होगा, कि देश का जो शासन होगा वो लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाएगा। यानी कि भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन पहले से ही आज़ादी की लड़ाई के समय ही हमारे जो नेता हैं उनके बीच में दो बातों पर सहमति थी कि यदि भारत आज़ाद हो जाए तो आज़ाद भारत कैसा होगा, लोकतांत्रिक होगा। दूसरा, सरकार जो होगी वो समाज के सभी वर्गों के लिए क्या करेगी, कार्य करेगी। सबका साथ, सबका विकास। नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो इस नए राष्ट्र के सामने तीन बड़ी चुनौतियाँ थी। पहला था एकता और अखंडता की चुनौती, क्योंकि भारत अपने आकार और विविधता में बहुत बड़ा देश था, एक महादेश के बराबर था। विविधता का मतलब डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग जाति प्रजाति के लोग जो यहाँ रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, इसको हम विविधता के नाम से जानेंगे। यहाँ विभिन्न भाषा, संस्कृति और धर्मों के अनुयायी रहते थे और इन सभी को एकजुट करने की चुनौती थी, इसलिए हम इसे कहते हैं। पहली चुनौती थी एकता और अखंडता की चुनौती। अखंडता शब्द क्यों जोड़े हो? देखो, ये सभी यदि एकजुट नहीं होंगे तो देश की एकता और अखंडता के लिए क्या होगी, चुनौती होगी। देश अलग अलग टुकड़ों में बंट सकता है। लोकतंत्र की स्थापना। भारत ने लोकतंत्र को अपनाया। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्वमूलक लोकतंत्र को अपनाया। और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मतदान का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। तीसरा पॉइंट है समानता पर आधारित विकास। ऐसा विकास जो संपूर्ण समाज का कल्याण हो, जिसमें ऐसा विकास होना चाहिए जिससे संपूर्ण संपूर्ण समाज का कल्याण हो, न कि किसी एक वर्ग का। यानी कि सबका साथ, सबका विकास। सबका मतलब है जो वंचित वर्ग हैं ना, उनका भी विकास होना चाहिए। जो धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको भी विशेष सुरक्षा दी जाए। तो भारत का विभाजन हो गया था और मुस्लिम लीग द्विराष्ट्र सिद्धांत जिसने दिया, उसने कहा कि इसके पक्ष में उसने तर्क दिया। क्यों मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाया? उसके पीछे उनका आर्गुमेंट था कि भारत किसी एक कौम का नहीं है, बल्कि हिंदू और मुसलमान दो कौमों से मिलकर बना है। इसलिए उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए, जिसे उन्होंने पाकिस्तान के नाम से संबोधित किया। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है वो आपको आना चाहिए। भारत के विभाजन का आधार जो था वो क्या था बच्चों? धार्मिक बहुसंख्या। और ये प्रश्न आता है। तो इस प्रश्न बनता है कि भारत के विभाजन के जो हुआ था उसका आधार जो था धार्मिक बहुसंख्या, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आई थी। तो पहली समस्या थी कि मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में दो ही इलाके शामिल थे। देखो, पहली चीज़ तो समझनी है, भारत का विभाजन हुआ था धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर। मतलब जिस इलाके में मुसलमान ज़्यादा हैं वो इलाका पाकिस्तान के पास जाएगा, और जिस इलाके में हिंदू ज़्यादा हैं तो वो इलाका हिंदुस्तान अर्थात भारत में होगा। तो उस समय मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर यदि हम देखें तो दो ही इलाके थे, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान। दूसरा पॉइंट, और इनके मध्य में क्या था? इनके मध्य में भारत का भूभाग था। बड़ी बात तो ये है कि ये जो दो इलाके थे जहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, ये एक नहीं थे। इनके बीच में भारतीय भूभाग शामिल था। तो बड़ी मुश्किल थी इन दोनों को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकृत करना। दूसरा था मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। ये बात आपको समझनी होगी कि जिस इलाके में मुसलमान ज़्यादा रहते थे वहाँ के लोग कुछ ऐसे थे जो पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं थे। जैसे
पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का नेता था जिसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ये जो थे ना खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था, वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। अर्थात वो नहीं चाहते थे कि उनका जो प्रांत है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। तीसरी बड़ी समस्या थी कि ब्रिटिश इंडिया का जो मुस्लिम बहुल प्रांत था ना, जहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, जैसे पंजाब और बंगाल में भी आपको अनेक हिस्से ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ गैर मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं। गैर मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते थे। पंजाब और बंगाल में भी बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहाँ गैर मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते थे। और अब इसका बंटवारा कैसे होगा यहाँ पर बताया गया है। ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर ज़िले या उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार बनाकर किया गया। तो फिर इसमें देखा गया कि उस प्रांत के नीचे जो जिला है और जो उससे भी नीचे स्तर का जो प्रशासनिक हल्का होगा, जैसे तहसील हो गई, ब्लॉक हो गया, वो वहाँ पर देखी जाएगी कहाँ कौन से इलाके में मुसलमान ज़्यादा हैं, हिंदू ज़्यादा हैं, तो या अन्य धर्म के लोग ज़्यादा हैं, तो वो लोग वो सब चीज़ें देखेंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी कि इस समस्या को विभाजन के तक 14-15 अगस्त की रात्रि तक सॉल्व किया ही नहीं गया था। इसीलिए लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि उनका इलाका किस देश में शामिल है। चौथा, भारत विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था, इसलिए दोनों ओर के अल्पसंख्यक वर्ग बड़े असमंजस में थे कि उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। वह कल से भारत के नागरिक होंगे या पाकिस्तान के, किसी को नहीं पता था। तो भारत का विभाजन जो था वो बिना यानी कि अनियोजित था। शुद्ध हिंदी में बोले तो क्या था? अनियोजित था। इस यही वजह थी जिसकी वजह से भारत विभाजन में लाखों लोगों की जान गई। विभाजन की समस्या। भारत विभाजन की योजना में यह नहीं कहा गया कि दोनों भागों से अल्पसंख्यकों का विस्थापन भी होगा। विभाजन से पहले ही दोनों देशों के बंटने वाले इलाकों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। पहले ही, विभाजन से पहले ही ऐसा हो गया। पश्चिमी भाग में रहने वाले अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम लोगों को अपना घर बार, जमीन जायदाद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भारत आना पड़ा, और इसी प्रकार कुछ मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ा। तो आगे बताया गया, विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि भारत की संपदा का भी क्या हुआ था? बंटवारा हुआ था। ध्यान देना, भारत की संपदा का भी बंटवारा हुआ था। आगे से बताया गया कि आज़ादी एवं विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या मिली थी। ये भी ध्यान देने की वाली बात है कि आज़ादी तो भारत को मिली, विभाजन भी हुआ, लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या? भारत में शरणार्थियों की समस्या पैदा हुई। और फिर इन शरणार्थियों को क्या करना है? पुनर्वास करना है। इनको भगाना नहीं था, इनका यहाँ पर पुनर्वास किया गया। यहाँ शरणार्थियों का मतलब समझ रहे होंगे आप, मुस्लिम आबादी से लोगों के पुनर्वास को बड़े ही संयम ढंग से व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सर्वप्रथम एक पुनर्वास मंत्रालय भी बनाया गया। लो जी, एक मिनिस्ट्री भी बना दी गई शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए। तो ये लगभग यहाँ पर 5, 6, 7 पॉइंट में इन्होंने इस प्रश्न का आंसर समझाने की कोशिश की है। प्रश्न का आंसर क्या है कि कौन कौन सी समस्याएं आई थी किसकी? विभाजन में, भारत के विभाजन में कौन कौन सी समस्याएं आई थी। दूसरी ओर एक और समस्या थी, रजवाड़ों का विलय। रजवाड़ों का विलय। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो ब्रिटिश भारत था, दूसरा देसी रियासत थी। याद रखना, आज़ादी से पहले भारत के 2 हिस्से थे। एक वो इलाका जहाँ पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, उसे ब्रिटिश भारत कहते थे। एक और जहाँ पर राजाओं का शासन होता था, वो देसी रियासत था। उस समय देसी रियासतों की संख्या 565 थी, 565 थी। रियासतों के शासकों को मनाने और समझाने का काम दिया गया सरदार पटेल को, क्योंकि वो उस समय गृह मंत्री थे और इस मामले में उन्होंने ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। उन्होंने अधिकतर रजवाड़ों को अब भारत के संघ में शामिल होने के लिए क्या कर दिया था? राजी किया था। देसी रियासतों के बारे में 3 अहम बातें थी। पहली, अच्छा इसके बारे में डिटेल अभी आपको समझना है कि सरदार पटेल की भूमिका क्या थी, तो मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, प्लीज़ उसको देखिए। मैं यहाँ पर इसका लिंक शेयर कर दूँगा ऊपर। पहला, अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। 3 बड़ी बातें थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी, जितने देसी रियासतें थी, रजवाड़े थे, वो ज़्यादातर भारत में शामिल होना चाहते थे। दूसरा, भारत सरकार कुछ इलाकों को थोड़ी स्वायत्तता देने के लिए भी तैयार थी। यानी कि भारत सरकार चाहती थी कि जहाँ हो सके थोड़ा सा ढीला रवैया अपनाएंगे, यानी कि लचीला रवैया अपनाएंगे, और उनको भारत में मिलाने के लिए देसी रियासतों को कुछ छूट भी देंगे। क्या देंगे? छूट। इसी छूट को स्वायत्तता कहा गया। तीसरा,
विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी। तो विभाजन की जो पृष्ठभूमि थी ना, उसमें अलग अलग इलाकों के सीमांकन को लेकर, मतलब सीमा बनाने को लेकर बहुत ज़्यादा खींचतान चल रही थी। ऐसे में देश की क्षेत्रीय एकता और अखंडता का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो गया था। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बहुत बड़ी बात है कि उस समय जो रजवाड़े थे, प्रिंसाइली स्टेट जो थे, वो भारत के संघ में मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने साइन कर लिया सहमति पत्र पर। और इसी सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। अब कौन कौन सी देसी रियासतें थी? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, ये देसी रियासतें थी जो जिनको भारतीय संघ मिलाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आई थी। हालांकि हमारी बुक में लिखा है बहुत ज़्यादा नहीं आई थी, थोड़ा कठिन साबित हुआ था, थोड़ा कठिन साबित हुआ था। पहली बात आती है हैदराबाद के विलय के बारे में। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। उन्होंने भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 में एक साल के लिए यथास्थिति बहाल रहने का समझौता किया। तो हुआ क्या था? नवंबर 1947, आज़ादी के बाद की बात है, नवंबर का महीना है, अगस्त और नवंबर के बीच में भारत सरकार के साथ निजाम ने एक समझौता किया कि हम यथास्थिति बहाल करना चाहते हैं। यथास्थिति का मतलब वही है कि जो अभी हम हैं वही हैं, हम ना इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं ना पाकिस्तान के साथ। कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद की जो कांग्रेस थी, इसके नेतृत्व में किसानों और महिलाओं ने निजाम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। ये कहाँ की बात हो रही है? हैदराबाद की बात हो रही है। सर क्या बात हो रही है? अरे किसानों और महिलाओं ने निजाम के खिलाफ, जो कि हैदराबाद का शासक था, आंदोलन शुरू कर दिया। ओके सर, किसानों और महिलाओं ने किसके नेतृत्व में? कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद की जो कांग्रेस पार्टी थी उसके नेतृत्व में। ओके, तो निजाम ने क्या किया? निजाम ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए एक रजाकार लगाए। रजाकार कौन थे? एक अर्धसैनिक बल थे, अर्थात ये एक सेना ही थी, लेकिन मिलिट्री नहीं थी, पूरी सेना नहीं थी ना, अर्धसैनिक बल थे जिनको रजाकार कहा गया। और इसके जवाब में फिर भारत ने क्या किया? सितंबर 1948 को सैनिक कार्यवाही करी निजाम के खिलाफ, निजाम की सेना के खिलाफ। और हमारी सेना के सामने उसकी सेना टिक ही नहीं पाई और उसे क्या करना पड़ा? आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इस तरीके से हैदराबाद का क्या हुआ? भारतीय संघ में क्या हुआ? विलय हुआ। रजाकारों के बारे में डिटेल में आप बुक से पढ़ी, मैं यहाँ से समझा भी देता हूँ। रजाकार बड़ी क्रूर थे, अत्याचारी थे, गैर जो मुस्लिम थे उन पर ज़्यादा क्या करते थे? अटैक करते थे। सांप्रदायिक थे। क्या थे? सांप्रदायिक। इन्होंने बहुत सारे वहाँ पर हिंसा करी और अत्याचार, बहुत सारी और चीज़ें भी करी, वो आप पढ़ सकते हो। लेकिन रजाकार आपको पता होना चाहिए कम से कम, रजाकार कौन थे? हैदराबाद के निजाम के अर्धसैनिक बल थे, जो कि कैसे थे? सांप्रदायिक थे और अत्याचारी थे। आगे देखिए, मणिपुर रियासत का विलय। मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बनी रही। आंतरिक स्वायत्तता मतलब अंदर से, यानी कि जो सरकारी कामकाज हैं उनमें उनको छूट थी। इसको लेकर महाराजा बोध चंद्र सिंह व भारत सरकार के बीच विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। बोध चंद्र सिंह जो वहाँ के राजा थे और भारत सरकार के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। और उसमें क्या बात निकल कर आई कि जो मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता है ना, वो बनी रहे। बस आप बाहरी स्वायत्तता आप ले लो, बाहरी स्वायत्तता का मतलब किस देश के साथ क्या रिलेशन बनाने, क्या वो आप रहने दो। अंदर की बात, कैसे होम मिनिस्ट्री को चलाना है, वो हम देखेंगे। कौन कह रहा है? राजा। जनता के दबाव में जून 1948 में चुनाव करवाए गए और इस निर्वाचन के फलस्वरूप वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। कहाँ पर? मणिपुर में। मणिपुर में प्रश्न बनता है, भारत का वो पहला राज्य जहाँ पर चुनाव हुए थे तो वो था मणिपुर। कब हुए थे? जून 1948 में। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर जून 1948 में क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। राजा का नाम बिल्कुल नहीं भूलने का, बोध चंद्र सिंह। हाल ही में काफ़ी चर्चा है मणिपुर, तो प्रश्न बन सकता है। आगे देखिए, सरदार पटेल और राष्ट्रीय एकता। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया था और 1928 में इन्होंने बारदोली सत्याग्रह भी किया। और इसके बाद ये भारत की आज़ादी के आंदोलन में प्रमुख नेता के रूप में क्या हुए थे? उभरे हुए थे। स्वतंत्रता के समय रजवाड़ों के एकीकरण की समस्या राष्ट्रीय एकता और भारत की अखंडता के लिए एक बड़ी चुनौती थी। आपसे प्रश्न बन सकता है, भारत रजवाड़ों के विलय के संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या योगदान था? तो इन्हीं को आपको पॉइंट बना के पता लिखना होगा। आज़ादी के समय रजवाड़ों के एकीकरण की समस्या राष्ट्र की एकता के लिए चुनौती थी और राष्ट्र की अखंडता के लिए चुनौती थी।
ये तो आप पता ही कर सकते हो कि 565 देसी रियासतें यदि भारत का अंग नहीं बनती तो फिर बताइए भारत कैसा होता। भारत तो होता ही नहीं, भारत का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। 565 देसी रियासतें भारत के अंदर होती और अपना शासन खुद चला रही होती तो भारत, अखंड भारत का निर्माण तो मुश्किल था। तो ऐसे कठिन समय में सरदार पटेल ने सभी 565 देसी रियासतों के एकीकरण के जो साहसिक कार्य था ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसका उत्तरदायित्व लिया। सभी देसी रियासतों के स्वतंत्र भारत में विलय को लेकर भारत में लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार पटेल का दृष्टिकोण स्पष्ट था। आपको इस सीधी बातों में समझना होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, देसी रियासतों के विलय के संदर्भ में उनका दृष्टिकोण क्या था, एकदम क्लियर था, स्पष्ट था कि कैसे इनको भारत में विलय करवाना है। वे भारत की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर कोई समझौता नहीं चाहते थे। उनका साफ ये दृष्टिकोण था कि भाई किसी से भी देसी रियासत का यदि भारत में विलय करवाना है तो कोई समझौता नहीं होगा। किसके साथ? क्षेत्र की अखंडता के साथ। उनके राजनीतिक अनुभव, कूटनीतिक कौशल और दूरदर्शिता के कारण 565 में से कई रियासतें भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही भारत में विलय के लिए क्या हो गई थी, सहमति दे चुकी थी। ये बहुत बड़ी बात है कि भारत की आज़ादी से पहले ही 565 देसी रियासतों में से ज़्यादातर देसी रियासतें जो थी वो भारत में विलय के लिए अपनी सहमति दे चुकी थी। ये बताता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता को, ये बताता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीतिक कौशल को, उनके राजनीतिक अनुभव को। सरदार पटेल को एकीकरण में मुख्यतः 3 राज्यों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने हैदराबाद तथा जूनागढ़ को भारत में विलय के लिए क्या करवाया था, तैयार किया था। पाकिस्तान की मंशा जो कि जिन्ना के विभाजनकारी द्विराष्ट्रीय सिद्धांत पर आधारित थी, से भलीभांति परिचित होने के कारण सरदार पटेल की कश्मीर पर राय अन्य नेताओं से अलग थी। हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भलीभांति जानते थे कि जिन्ना की सोच कैसी है, पाकिस्तान की मंशा कैसी है। तो इसलिए वो कश्मीर पर जो उनकी राय थी, उनकी सोच थी, वो बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग थी। ये बात बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये उनकी सोच बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग थी कि कश्मीर को किस तरीके से हैंडल करना है। हैदराबाद की भांति वे कश्मीर को भी सैन्य अभियान के द्वारा ही भारत में मिलाना चाहते थे, परंतु यहाँ से ध्यान देने की जरूरत फिर से है, परंतु कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के अदूरदर्शी राजनीतिक निर्णयों के कारण सरदार पटेल कश्मीर का भारत में पूरी तरह से विलय कराने में सफल नहीं हो पाए। इस लाइन में जो कुछ महत्वपूर्ण नेताएं लिखे ना, उसका मतलब आप लोग समझ जाइए, बुक हमें बताना नहीं चाह रही तो आप समझ लीजिए वो कौन हो सकते हैं कुछ, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री हैं तो उनसे बड़ा कौन होगा जिनकी वो सुनेंगे, तो आप लोग समझ लीजिए। तो कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के अराजनीतिक और दूरदर्शी राजनीतिक निर्णयों के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल कश्मीर का भारत में पूरी तरह से विलय कराने में क्या हो पाए, असफल हो पाए, यानी कि सफल नहीं हो पाए। तथापि सरदार पटेल सदैव एक ऐसे अद्भुत नेता के रूप में जाने जाते रहेंगे जो स्वयं में राष्ट्रवाद, परिवर्तक तथा यथार्थवाद के सम्मिश्रण थे। तो इसीलिए इन्हें एनसीआर के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रश्न बनता है बच्चों कि एनसीआर के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो हमारे पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एनसीआर का मतलब है नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट, रियलिस्ट। ये ध्यान देना, एनसीआर का मतलब, एन का मतलब है राष्ट्रवाद, नेशनलिस्ट, सी का मतलब है कैटलिस्ट, परिवर्तक, और आर का मतलब है रियलिस्ट, यानी कि यथार्थवाद। आगे देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत में भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर राज्यों के गठन की मांग हुई थी। किसके गठन पर? राज्यों के। भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में पहली बार शामिल किया गया था। देखो टॉपिक है राज्यों का गठन, राज्यों का पुनर्गठन। अभी तक हमें देसी रियासतों की चुनौती थी, वो तो हमने देख ली। उससे पहले भारत का विभाजन एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, वो भी हमने यहाँ से स्टडी कर ली। अब हम जानेंगे राज्यों का पुनर्गठन, ये कैसी समस्या थी और उसका समाधान कैसे निकाला गया। देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि भारत में अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, लेकिन अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति के लोग यदि अपने लिए अलग अलग राज्यों की मांग करने लग जाएंगे तो ये भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी। लेकिन इस संबंध में भारत की कांग्रेस पार्टी का क्या कहना था? एक्चुअली भारत की आज़ादी से पहले ही 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, मीटिंग में, कांग्रेस ने साफ तरीके से स्वीकार कर लिया था
कि भारत के यदि प्रांतों का गठन होगा तो वो भाषा के आधार पर होगा। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर होगा। तो अब 1920 की बात नहीं रही है, अब भारत आज़ाद हो चुका था। पार्टी किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो अब तो आंदोलन होंगे और उस आंदोलन में डिमांड की जाएगी कि हमें इस भाषा के आधार पर क्या दो, हमारा राज्य दो। ओके, तो एक ऐसी उदाहरण है तेलुगु भाषी लोगों का। ये तेलुगु भाषी लोगों ने मांग करी कि मद्रास प्रांत में जो उनका इलाका है तेलुगु भाषी इलाकों का, वो अलग कर दो और नया राज्य बना दो आंध्र प्रदेश। ये तेलुगु भाषी लोगों ने क्या मांग करी कि मद्रास से हमारे लिए एक अलग राज्य बनाइए जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये लोग एक अलग ही भाषा बोलते थे तेलुगु, और मद्रास में तमिल भाषा के लोग ज़्यादा थे। आंदोलन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे पोट्टी श्री रामुलु, ये भी कांग्रेस के ही नेता थे। इन्होंने 56 दिनों की भूख हड़ताल की और सरकार ने तब तक उनकी बात सुनी नहीं, और उनकी क्या होगी? मृत्यु हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ? आंध्र प्रदेश में हिंसा का एक तांडव हुआ और इसके कारण सरकार को दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी। तो ये प्रश्न भी बनता है कि सरकार ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कब करी? तो दिसंबर 1952 में। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग, आइए जानते हैं आप SRC के बारे में। 1953 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश थे जिनका नाम था फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने सदस्य थे राज्य पुनर्गठन आयोग में? कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। इन 3 सदस्यों के बारे में अब पहला पॉइंट क्या है कि त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली को समाप्त किया जाएगा। पहला पॉइंट है त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली को समाप्त किया जाएगा, और दूसरा है केवल त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली को समाप्त किया जाएगा, पहला ABC। और ये उस समय भारत के राज्यों को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया था, तो इसको ख़त्म किया जाएगा, ये सिफारिश करी थी इन्होंने। दूसरा है केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्रों अंडमान निकोबार, दिल्ली, मणिपुर को छोड़कर बाकी के जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं ना, उनको नज़दीकी राज्यों में मिला दिया जाएगा। ये केवल ये जो 3 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, कौन है? अंडमान और निकोबार, दिल्ली और मणिपुर, इनको छोड़ दो। बाकी जितने भी केंद्र शासित क्षेत्र हैं उनको उनके राज्यों के साथ मिला लो। ये दूसरी सिफारिश थी। तीसरी सिफारिश क्या थी? राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए। मतलब राज्यों की यदि आप सीमा बना रहे हो ना, तो ये देखो कि वहाँ किस भाषा के लोग ज़्यादा रहते हैं। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की थी और इसी के आधार पर संसद ने एक कानून पास किया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और ये कब पास किया? 1956 में। और देश को 14 राज्यों और 6 संघ शासित क्षेत्रों में बांटा गया। इन 14 राज्यों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, और साथ साथ ये भी आगे ही बताया गया है। अच्छा, ये वो 14 राज्य नहीं है, ये जो बाद में बने थे उन 14 राज्यों के बारे में है। और ये भी प्रश्न बनता है कि महाराष्ट्र और गुजरात कब नए राज्य बने? तो 1960 में। ये एक्चुअली बम्बे से अलग होकर बने थे। और नागालैंड कब बना था? 1963 में असम से अलग होकर बनाया गया। हरियाणा और पंजाब को बृहत्तर पंजाब से अलग करके बनाया गया था 1966 में। हिमाचल प्रदेश को भी एक बृहत्तर पंजाब होता था पहले प्रांत, उससे अलग करके बनाया गया 1966 में ही। यानी कि 1966 में हरियाणा भी बना, पंजाब भी और हिमाचल प्रदेश, ये सब तीनों राज्य बने। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा यानी कि MMT, ये असम से अलग करके नए राज्य बनाए गए 1972 में। और 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश यानी कि MA, इसे अलग करके, इन दोनों को असम से अलग करके नया राज्य बनाया गया 1987 में। और 2000 में 3 नए राज्य बने, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। उत्तराखंड UP से अलग करके बनाया गया, झारखंड बिहार से अलग किया करके, और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया। फिर आता है तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके नया राज्य का दर्जा दिया गया 2014 में, और ये नवीनतम भारत का राज्य है। संघ शासित क्षेत्र जो बाद में राज्य बने, ये भी प्रश्न बन सकता है आपसे। मिजोरम पहले संघ शासित क्षेत्र था, बाद में इसको राज्य का दर्जा मिला। मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा, ये भी पहले संघ शासित क्षेत्र ही थे, बाद में इनको राज्य का दर्जा मिला।
इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर होता है ख़त्म। अच्छा, ये प्रश्न यहाँ से बनता है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। ये 10वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। बच्चे बताइए, अभी भी प्रश्न बनता है लगातार, बताइए तो कमेंट करिए, कमेंट करिए और आंसर बताने की कोशिश करिए। हालांकि तुम लोग यहीं से इसका आंसर ढूंढ के बताओगे कि ये देखिए, ये भी ये कार्टून आता है जी। आइए इस कार्टून को देख लेते हैं। ये हमारे पहले उप प्रधानमंत्री हैं, पहले गृह मंत्री हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लिखा भी है। और ये देसी रियासतों के राजा हैं, ये उनकी जनता है। देख लीजिए उनकी जनता की स्थिति कैसी होती थी राजा के शासन में। तो ये क्या लिख रहे हैं, ना 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 उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए, इसी से काम हो जाएगा, इसी से काम हो जाएगा। तो कार्टून में दाईं ओर खड़े नेता को पहचानिए। तो दाईं ओर कौन खड़ा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाईं ओर चित्रित व्यक्ति किसके ऊपर बैठा है, ये अभी मैंने आपको बताया था, दूसरे राजा के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, राज्य की जनता के ऊपर। तो 2 ऑप्शन इसका सही होगा, राज्य की जनता के ऊपर बैठा हुआ है। राजा के डिब्बे में क्या दिखाया गया है, जरूर बताइए तो, राजा के डिब्बे में क्या दिखाया गया है। डिब्बा दिखाएं आपको, क्या आपको डिब्बा दिखाएं, बताइए। ये है वो डिब्बा जिसकी बात कर रहे हैं, ये है वो डिब्बा। और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल इसी की मांग कर रहे हैं कि ये डिब्बा मुझे दे दो। अब इस डिब्बे में है क्या, इस डिब्बे में है विदेशी मामले हैं, इस डिब्बे में प्रतिरक्षा मामला है, और इस डिब्बे में ही संचार मामले हैं। यानी कि ये तीनों मामले सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं कि मुझे दे दीजिए। विदेशी मामले का मतलब फॉरेन अफेयर्स, प्रतिरक्षा मामले का मतलब डिफेंस, और संचार का मतलब है कम्युनिकेशन। ये सभी मामले हमें दे दो। अगला क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। ये तो आप खुद ही बता देंगे कि पहले गृह मंत्री कौन थे। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर होता है द एंड। और अगला चैप्टर यहाँ पर शुरू है, क्या नाम है इसका, नियोजित विकास। क्या नाम है बच्चों, नियोजित विकास। नियोजित विकास की हम बात करेंगे तो पहले इसमें है भारत के आर्थिक विकास का बदलता स्वरूप, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो समझिए नियोजन का मतलब क्या है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना, योजना बनाना, योजना बनाना। किसके लिए बनाना सर, किसके लिए बनाना, बताइए तो। अरे देश के लिए बनाएंगे, और किसके लिए बनाएंगे, भविष्य की योजना बनाओगे। किसकी योजना बनाओगे, भविष्य की। किसके लिए, उपलब्ध जो संसाधन हैं उनके श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए। जो संसाधन किसी देश के पास है ना, उनका कैसे सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके से उपयोग करना है, उसके लिए योजना बनाना है। और नियोजन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि करनी है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करनी है, आर्थिक स्थिरता, ये सब लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। योजना क्यों बनाई जाती है सर, ये तो मैंने बता दिया, ताकि जो संसाधन है उनका सबसे बढ़िया तरीके से प्रयोग किया जाए। लेकिन लक्ष्य क्या है, किन लक्ष्यों को लेकर, यह है उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए, आर्थिक स्थिरता, ये सब कुछ लक्ष्य हैं। स्मरणीय बिंदु, आइए देखते हैं क्या क्या यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। आज़ादी के बाद लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का मतलब क्या होगा। तो याद रखना, भारत के विकास का मतलब क्या होगा, आर्थिक समृद्धि और सबके साथ न्याय। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय नहीं था। ध्यान देना, राजनीतिक न्याय इसमें नहीं है, केवल 2 ही न्याय हैं, आर्थिक और सामाजिक न्याय। जब हम न्याय की बात करते हैं तो तीनों न्याय एक साथ ही आ जाते हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक नहीं है। आर्थिक समृद्धि का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ से। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस बात पर भी सहमति थी कि आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय को केवल व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, सरकार को प्रमुख भूमिका निभानी होगी। इस बात पर भी सहमति थी कि यदि ये जो आर्थिक विकास का कार्यक्रम चलाया जाएगा ना, ये जो देश का सामाजिक आर्थिक न्याय का कार्यक्रम चलाया जाएगा, ये हम किसानों के भरोसे नहीं छोड़ सकते, इसको हम उद्योगपति के भरोसे नहीं छोड़ सकते, बिजनेसमैन के भरोसे नहीं छोड़ सकते। सरकार को इसमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। ओके, किसमें सर किसमें, एक बार फिर से बता दो। अरे देश के आर्थिक विकास में, देश के सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलवाने में। इसलिए आज़ादी के समय विकास का पैमाना कैसा माना जाता था, पश्चिमी देशों को माना जाता था कि विकास कैसा होना चाहिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह होना चाहिए। आधुनिक होने का मतलब क्या था कि पश्चिम की तरह हो जाओ, बस पश्चिमी वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री है ना, औद्योगिक देश हैं, उनकी तरह हो जाओ, यूरोप की तरह, अमेरिका की तरह। विकास के सामने उस समय भारत के सामने विकास के 2 मॉडल थे। पहला मॉडल था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, और दूसरा था समाजवादी मॉडल। उदारवादी पूंजीवादी मॉडल का नेता कौन करता था, अमेरिका, जबकि समाजवादी मॉडल सोवियत संघ।
भारत ने इन दोनों मॉडल का मिश्रित रूप अपनाया, इसलिए भारत को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाने वाला देश, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के गुणों का क्या था, समावेश था। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी मॉडल की भी कुछ बातें होती हैं और समाजवादी मॉडल की भी कुछ बातें होती हैं। यानी कि जो गुण हैं, याद रखना, गुणों को मिलाया गया, गुणों को, अच्छाइयों को मिलाया गया। देखो कमियां तो दोनों में है ना, कमियां पूंजीवादी मॉडल में भी हैं और कमियां समाजवादी मॉडल में भी हैं। कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों मॉडल में कमी है, लेकिन हमें उनकी कुछ मेरिट्स को ध्यान देना है, कुछ गुणों को ध्यान देना है। आज़ादी के आंदोलन के दौरान नेताओं में सहमति बन गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा आज़ाद भारत की सरकार का होगा। ये देखिए, जब भारत आंदोलन कर रहा था ना आज़ादी का, तो उसी समय हमारे नेता जो थे, बड़े बड़े नेता, उनकी सहमति बन गई थी कि यदि गरीबी मिटानी है, यदि देश में सामाजिक आर्थिक तरीके से पुनर्वितरण करना है, तो ये काम किसको सौंपा जाएगा, ये सरकार को सौंपा जाएगा। ऑब्वियस बात है, गरीबी कौन मिटाएगा, सरकार मिटाएगी ना। बॉम्बे प्लान अगला टॉपिक है, इसमें बॉम्बे प्लान क्या था, प्रश्न कई बार आ चुका है। 1944 की बात थी, भारत के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनका एक समूह बॉम्बे में इकट्ठा हुआ और वहाँ उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया, नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का, नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का प्रस्ताव पास किया, जिसमें क्या कहा गया कि सरकार कदम उठाए, बड़े कदम उठाए, किस क्या करने के, निवेश के, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कहाँ, औद्योगिक क्षेत्रों में और आर्थिक क्षेत्रों में। ठीक है, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। बॉम्बे प्लान क्या था, 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव दिया, जिसमें सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रों में निवेश के बड़े कदम उठाए। ऐसी बातें बॉम्बे प्लान में थी। सरकार से कहा गया, कौन कह रहे हैं, उद्योगपति कह रहे हैं कि तुम निवेश के बड़े कदम उठाओ, हम नहीं उठाएंगे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, मार्च 1950 में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बनते थे। लेकिन योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया है। अब 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अस्तित्व में आया है और इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। श्री नरेंद्र मोदी अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो वही इसके अध्यक्ष भी होंगे। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं, जो एक इसका उपाध्यक्ष भी होता है। तो बुक बता रही है, राजीव कुमार हैं। नीति शब्द का मतलब क्या है, नीति का शब्द का मतलब आपसे पूछा जाता है। नीति शब्द का मतलब क्या है, NITI। नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखना, ये नीति का फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या है, अगले 5 सालों के लिए सरकार की आमदनी और खर्च की योजना होगी। 5 साल की योजनाएं चलाई जाती थी भारत में, तो इसमें सरकार का जो इनकम है और सरकार का जो खर्च है उसकी योजना बनाई जाती थी। पहली पंचवर्षीय योजना की आपका समय पूछा जा सकता है 1951 से लेकर 1956 में। और पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर किस पर दिया गया था, एग्रीकल्चर पर दिया गया था। और इस पर अगर एग्रीकल्चर पर तुम ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, कृषि क्षेत्र पर सरकार यदि ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो कृषि क्षेत्र का विकास कैसे होगा बच्चों, डैम बनाना पड़ेगा, सिंचाई का के क्षेत्र में ज़्यादा निवेश करने पड़ेंगे। जैसे भाखड़ा नांगल नाम का एक परियोजना इस समय शुरुआत की गई थी। भाखड़ा नांगल परियोजना का मतलब एक डैम बनाया गया और इस डैम में क्या होगा, पानी, इस पानी से हम इरिगेशन की फैसिलिटीज़ किसानों को देंगे, सिंचाई की सुविधाएं, और बिना सिंचाई के तो कृषि का विकास हो ही नहीं सकता। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक चली थी और इस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। और सरकार ने क्या किया, देसी उद्योगों को संरक्षण दिया। सरकार ने क्या किया, जो अपने देश के उद्योग हैं उनको बचाने की कोशिश करी और इसके लिए उसने क्या किया, सरकार ने जो भी आयात है, यानी कि जो विदेशों से चीज़ें हमारे देश में आएंगी उसको हम आयात कहते हैं, उस पर सरकार ने क्या किया, भारी शुल्क लगाया। शुल्क मतलब टैक्स लगाया। और इस योजना के योजनाकार कौन थे, PC प्रकाश चंद्र महालनोबिस। कौन थे, प्रकाश चंद्र महालनोबिस। JC कुमारप्पा एक गांधीवादी विचारक थे, अर्थशास्त्री थे और इन्होंने भी अपनी तरफ से विकास की एक वैकल्पिक योजना दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण पर जोर देना चाहिए, इंडस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में। ऐसा किसने कहा, JC कुमारप्पा ने कहा। चौधरी चरण सिंह ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात प्रभावशाली तरीके से उठाई। यानी कि चौधरी चरण सिंह का भी यही कहना था कि भारत का जब नियोजन किया जाए, यानी कि प्लानिंग जब की जाती है भारतीय इकोनॉमी की,
तो उसमें कृषि को प्लीज़ केंद्र में रखिए, केंद्र में रखना जरूरी है। कृषि को केंद्र में रख के योजना बनानी चाहिए। आगे योजना आयोग के बारे में है, लेकिन अब ये है नहीं उतना, तो ज़्यादा यहाँ से कुछ नहीं आने वाला। नीति आयोग आप ज़्यादा देखिए। नीति आयोग के बारे में क्या है, मूल रूप से ये एक थिंक टैंक है, एक सलाहकार निकाय है। ये थिंक टैंक किसका है बच्चों? केंद्र सरकार का है, देश की सरकार का है। थिंक टैंक मतलब सोचने वाला टैंक, यानी कि जिसमें जितने भी सदस्य होंगे वो सब सरकार के नीति कार्यक्रमों के बारे में सोचेंगे और सरकार को सलाह देंगे, इसलिए इसको कहते हैं सलाहकार निकाय। निधियों के आवंटन का अधिकार नीति आयोग को नहीं दिया गया है। निधि मतलब फंड, फंड को जो डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार है वो नीति आयोग को नहीं दिया गया है। शक्तियाँ वित्त मंत्रालय के पास है। ये वाली शक्तियाँ किसके पास हैं? फंड को बांटने वाला ये वाला काम वित्त मंत्रालय का काम होता है। नीति आयोग स्वयं को आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है। मतलब यहाँ पर नीति आयोग अपने आप को एक बहुत बड़े सेंटर के रूप में डेवलप कर रहा है, जिसमें अत्याधुनिक संसाधन होंगे, ज्ञान और कौशल भी होगा, जो इस गति के साथ कार्य करने और अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, यानी कि नीति आयोग किस पर ध्यान दे रहा है? रिसर्च एंड नवाचार पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, नई नई चीज़ों पर, इनोवेशन पर को बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। सरकार के लिए रणनीतिक नीति दृष्टि प्रदान करने और आकस्मिक मुद्दों से निपटने में भी क्या बनाएगा? सरकार को सक्षम बनाएगा। दृष्टिकोण जो है वो नीचे से ऊपर वाला अपनाया जाता है। ये ध्यान देना, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, नीति आयोग कौन से दृष्टिकोण को अपना रहा है? दृष्टिकोण नीचे से ऊपर, जबकि योजना आयोग ऊपर से नीचे वाले दृष्टिकोण को अपनाता था। यानी कि काम करने का तरीका इसका नीचे से ऊपर होगा। नीचे का मतलब क्या है? सबसे निचले स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायत के स्तर से ब्लॉक, फिर जिला पंचायत, इस तरीके से यहाँ से विकास के मुद्दे उठाए जाएंगे और फिर वो बनकर किसके पास आएंगे? नीति आयोग उस पर विचार करेगा। राष्ट्रीय एजेंडा और सहकारी संघवाद पर ही आधारित है। ये भी ध्यान देना, नीति आयोग सहकारी संघवाद पर आधारित है। मतलब केंद्र और राज्य के आपस में मिलकर इसमें विचार विमर्श करते हैं और उनको, राज्यों को भी मौका मिलता है कि इस देश की योजना में वो भी क्या करें? सहभागिता निभाएं। ये होता है सहकारी संघवाद का मतलब। योजना आयोग ये हो गया, तो ये कुछ है नहीं, हमारे सिलेबस से बाहर का है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। इसकी स्थापना कब हुई? 6 अप्रैल 1952 में हुई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया था, तब हुई थी। यह भी एक सलाहकारी निकाय है। जिस तरीके से कौन बताइए? नीति आयोग एक सलाहकार निकाय है, उसी तरीके से एनडीसी भी एक सलाहकार निकाय है। ये भी सलाह देने वाली संस्था है। योजनाओं को तैयार करने में राज्यों की भागीदार को सुनिश्चित करना इसका एक मुख्य उद्देश्य था। देखो, जो योजना आयोग थी ना, पहले जो योजना आयोग था जिसको अब खत्म कर दिया, उस समय राज्यों को कोई अधिकार नहीं था, राज्यों का कोई उसमें भागीदारी नहीं होती थी। इसलिए उस समय एनडीसी बनाई जाती थी, राष्ट्रीय विकास परिषद, ताकि योजनाएं बनाने में राज्यों को भी मौका मिले। तो एक अलग संस्था बनाएगी, राष्ट्रीय विकास परिषद। लेकिन अभी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि अब तो ये सब फैसिलिटी किस में है? नीति आयोग में है। नीति आयोग खुद ही राज्यों को मौका देता है ताकि देश की योजनाओं को बनाने में वो भी सहभागिता निभाए। तो ये काम एनडीसी का भी हुआ करता था। इसके पदेन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। क्या एनडीसी सर अभी भी है? हाँ, एनडीसी अभी भी है। तो सर इसको क्या ख़त्म नहीं कर देना चाहिए? जबकि ये काम कौन कर रहा है अब? नीति आयोग। तो वो समय के अनुसार देखा जाएगा, फिलहाल ये अभी अस्तित्व में है। अक्टूबर 1967 में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर इसका पुनर्गठन किया गया था और इसके कामों को नए सिरे से क्या किया गया था? परिभाषित किया गया था। तो नीति आयोग हम ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है सर। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है सर? वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बैरी। ये अभी भी हैं जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी अभी तक, आज कितनी तारीख है? लगभग 12 तारीख को अभी भी श्री सुमन बैरी ही इसके क्या हैं? उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है। हाँ, एक और चीज़, ये जो नीचे से ऊपर वाला दृष्टिकोण है ना, इसे हम बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं, ऊर्ध्वमुखी दृष्टिकोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वमुखी दृष्टिकोण। ये पूछा जाता है नीति आयोग किस दृष्टिकोण के आधार पर काम करता है? ऊर्ध्वमुखी दृष्टिकोण। इसका मतलब पहले ही बता चुका हूँ आपको। ये इस तरीके से ये चैप्टर भी हमारा क्या होता है बच्चों? एंड होता है। और अब बढ़ते हैं नए चैप्टर की ओर। क्या कुछ खास है? कोई यहाँ पर कार्टून? क्या कार्टून आएगा? कार्टून? यस यस यस। नहीं, अब पढ़ेंगे अगला, भारत की विदेश नीति के बारे में। विदेश नीति के सिद्धांत, भारत के अन्य देशों के साथ इसमें बदलते संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। ओके,
भारत की विदेश नीति में नेहरू जी का बहुत बड़ा प्रभाव था, क्योंकि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे और भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। और विदेश नीति बनाने में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का बहुत बड़ा रोल होता है। विदेश मंत्री का मतलब है फॉरेन मिनिस्टर। और अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है बच्चों? एस जयशंकर। बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं एस जयशंकर। लेकिन उस समय कौन थे? नेहरू थे, आज़ादी के समय। और ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों कि नेहरू भारत के पीएम और विदेश मंत्री रहे थे 1964 तक। सर कब से? 1946 से लेकर 1946 से लेकर 1964 तक नेहरू भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रहे। तो इस तरीके से नेहरू जी का भारत की विदेश नीति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमसे एक प्रश्न भी बनता है कि नेहरू जी की विदेश नीति के कितने उद्देश्य थे? नेहरू जी की विदेश नीति के 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था संप्रभुता को बचाए रखना है। ये संप्रभुता क्या होता है सर? संप्रभुता है किसी देश की स्वतंत्रता, किसी देश की निर्णय लेने की स्वतंत्रता। कोई भी विदेशी, कोई भी दूसरा देश उस देश की स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसकी जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कोई भी स्वतंत्र देश अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है, और यदि वो है तो वो संप्रभु कहलाएगा। ये संप्रभुता जो भारत को मिली है ना, ये कठिन संघर्ष से मिला है। ये बहुत आसानी से नहीं मिला है, कठिन संघर्ष से, 200 सालों के कठिन संघर्ष से हमें ये संप्रभुता मिली है। तो पहला उद्देश्य क्या था? कि इस संप्रभुता को बचाए रखना है। दूसरा उद्देश्य क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना है। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब है कि जो भारत का इलाका है ना, क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होने देनी है। लेकिन सर ऐसा क्या बता रहे हो आप? नेहरू जी के कार्यकाल में तो ऐसा हुआ था। एक ओर चाइना ने लद्दाख से एक इलाका हमसे छीना, जिसे आज अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर का वो इलाका जिसे वर्तमान में पाकिस्तान POK, पाकिस्तान तो नहीं कहता, हम लोग कहते हैं उसको POK, पाकिस्तान, तो उस इलाके को आज़ाद कश्मीर के नाम से जानता है। तो सर ये तो सब नेहरू के समय हुए हैं। तो किस तरीके से? अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये नेहरू जी की विदेश नीति के उद्देश्य अचीव करने की कोशिश की जाती है। अगर नहीं हुए तो उसमें क्या करें? तो ये तो उद्देश्य था ना कि क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, लेकिन नहीं हो पाया। तीसरा, तेज गति से आर्थिक विकास करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना तेज गति से। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेहरू इन उद्देश्यों को कैसे हासिल करेंगे? सर तरीका बताइए। उद्देश्य तो आपने बता दिया, अब नेहरू जी का क्या विजन था कि इन उद्देश्यों को कैसे हासिल किया जाए? तो इसके लिए उन्होंने बताया, हम गुट निरपेक्षता की नीति अपनाएंगे। अब भारत की गुट निरपेक्षता की नीति का मतलब ये है, भारत उस समय जो अमेरिका का गुट था और सोवियत संघ का गुट था, उनमें से किसी में भी शामिल नहीं होगा, गुटों की राजनीति से दूर रहेगा। भारत की विदेश नीति के क्या क्या तत्व थे? तो पहला तत्व भारत की विदेश नीति का है गुट निरपेक्षता। तत्व का मतलब क्या है बच्चों? विदेश नीति किस तरीके से बनी थी? भारत की विदेश नीति उस समय किस चीज़ से बनी थी? तो गुट निरपेक्षता उसका एक अभिन्न हिस्सा था। उसके अलावा वसुधैव कुटुंबकम, ये तो सर आज भी है, क्योंकि अभी G20 का समिट हुआ था, तो ये शब्द आपने तब भी सुना होगा। तो यस, भारत की विदेश नीति के ये अक्षुण्ण तत्व हैं, ये अभिन्न तत्व है। ये भली सरकार बदल जाती है, लेकिन ये तत्व नहीं बदलते हैं। विदेश नीति नहीं बदलती है इतनी आसानी से, उसके जो बेसिक हैं वो नहीं बदलते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है पूरे विश्व को हम एक परिवार मानते हैं। तीसरा बड़ा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक एवं सक्रिय भागीदारी करना। भारत की विदेश नीति का ये एक अभिन्न तत्व था। पंचशील, ये समझौता हमने चीन के साथ किया था। कब किया था बच्चों? कब किया था जरा बताइए, तो कमेंट में बताइए, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हुआ था? फिर आता है साम्राज्यवाद का विरोध। भारत की विदेश नीति का एक और तत्व है साम्राज्यवाद, अर्थात वो जो ब्रिटेन, वो जो यूरोप के तमाम सारे देशों ने क्या किया, अलग अलग देशों में, अलग अलग छोटे छोटे देशों में, कमज़ोर देशों को अपना साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। इसका भारत क्या करता है? विरोध करता है। आगे,
अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल। जितने भी विवाद होते हैं, विश्व में विवाद होते ही रहते हैं। अभी रूस और यूक्रेन के बीच है, तो अभी सुनने को मिलता है कि और भी विवाद हुए हैं। अभी देखिए इंडिया एंड मालदीव के बीच में हुआ है। तो ये हल कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। और अंत में है निशस्त्रीकरण। जी हाँ, निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट। शस्त्रों में कमी करनी चाहिए या शस्त्र होने ही नहीं चाहिए। आगे देखते हैं भारत का पंचशील समझौता। लीजिए बच्चों, आ ही गया। पंचशील समझौता कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। इसे आसानी से आप याद कर सकते हो कि 9-2-11 होना। आप कैसे याद करोगे 29 को? कैसे याद करोगे बच्चों? 9-2-11 होना। सर 9-2-11 कौन हो गया था? चीन हो गया था। हम तो बोलेंगे ना चीन हो गया था। चीन बोलता है भारत हो गया था। 9-2-11 का मतलब होता है भाग जाना, यानी कि किसी को दरकिनार कर देना। अब कौन 9-2-11 हुआ था? मैंने कहा था चीन हुआ था। सर कैसे ना अलग हुआ था? उससे पहले आप पंचशील को समझिए। पंचशील में 5 बड़े बिंदु थे पंचशील समझौते में। पहला, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण न करना। दोनों देशों ने कहा कि वो एक दूसरे के खिलाफ आक्रमण नहीं करेंगे। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता, फिर से ये संप्रभुता वर्ड आ गया, का सम्मान करेंगे। चौथा, समानता के साथ एक रिश्ता बनाएंगे। परस्पर दोस्ती के साथ मित्रता की भावना रखेंगे। और अंत में है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, मतलब जियो और जीने दो। तुम भी शांति से रहो, हम भी शांति से रहते हैं, दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारें। ये है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो बताइए बच्चों, पंचशील समझौते में वो कौन सी बात है जो चीन ने पहले तोड़ी? और इसलिए मैं कह रहा हूँ चीन इस समझौते से 9-2-11 हुआ था। तो सर वो तो हुआ था पहला पॉइंट, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन चीन ने किया, लेकिन चीन ने अटैक किया। ओके बच्चों, याद हो जाना चाहिए। 29, और इस तरीके से क्योंकि ये समझौता भारत के साथ हुआ था, भारत को लगा कि चीन अब अटैक नहीं करेगा, लेकिन अटैक किया 1962 में। तो इस तरीके से भारत का अप्रैल फुल हो गया। तो ये अप्रैल भी आपको याद हो जाएगा। 29 अप्रैल वास्तव में भारत का अप्रैल फुल हुआ। 1954 में भारत का क्या विदेश उस समय के प्रधानमंत्री किसका? नेहरू जी का भी। 1954, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। 1954। आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्षता की नीति फिर से आ गई। विदेश नीति का एक प्रमुख तत्व है ये। आइए पढ़ते हैं इसको। तो भारत की जो स्वतंत्रता है ना, बड़ी अथक प्रयासों से मिली थी, ये सब शुरुआत में बताया गया है। तो इसमें काम क्या क्या है? भारत ना तो नाटो ग्रुप में शामिल हुआ और ना ही वार्सा पैक्ट में शामिल हुआ इस गुट निरपेक्षता की नीति में। नाटो किसका ग्रुप था बच्चों? नाटो अमेरिका का सैन्य गुट था, और वार्सा पैक्ट सोवियत संघ का गुट था, या कहें सैन्य गठबंधन था। तो भारत इन दोनों गुटों से क्या रहा? दूर रहा। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर भारत दोनों खेमों से आर्थिक और सामरिक सहायता भी प्राप्त कर सका, क्योंकि भारत किसी भी गुट में नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों भारत के दुश्मन थे, भारत इनसे सहायता ले सकता था। एशिया की एक बात यहाँ पर बतानी जरूरी है कि 1955 में इंडोनेशिया का एक शहर है बांडुंग, वहाँ पर एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था। एफ्रो एशियाई सम्मेलन। और इसी सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या हुई थी? नींव पड़ी थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि भारत एक ऐसा देश है जो अपनी आज़ादी के लिए नहीं लड़ा, बल्कि अपने पड़ोसी, अपने मित्र राष्ट्रों की आज़ादी के लिए भी उसने क्या किए? प्रयास किए। जैसे इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भारत ने एक सम्मेलन बुलाया था, क्योंकि भारत औपनिवेशीकरण के खिलाफ रहा है। भारत किसके खिलाफ रहा है? औपनिवेशीकरण। ये भी साम्राज्यवाद का ही एक हिस्सा है। औपनिवेशीकरण, जिस तरीके से ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया, इसी तरीके से इंडोनेशिया को भी उपनिवेश बनाया गया था। तो भारत ने इसका विरोध किया। भारत किस बात का समर्थन करता है? वी औपनिवेशीकरण का समर्थन करता है। बच्चों किसका समर्थन करता है? वी औपनिवेशीकरण, यहाँ लिखा हुआ है वी औपनिवेशीकरण। इसका मतलब यही है कि ये जो उपनिवेश बनाए गए हैं ना ब्रिटेन जैसे देशों ने, ये नहीं होने चाहिए। इंडोनेशिया भी बनाया गया था। तो बच्चों एक और चीज़ फिर से बता रहा हूँ, 1955 में इंडोनेशिया के ही शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था। एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था। ये वही इंडोनेशिया है जिसकी आज़ादी के लिए भारत ने सम्मेलन बुलाया था 1949 में। 1949 में। ओके। तो इसी शहर में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। तो गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो होता, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? कब हुआ था बच्चों? 1961 में हुआ था। बेलग्रेड में हुआ था।
और अभी इसके कितने सदस्य हैं? 120 सदस्य हैं, 120 सदस्य हैं। 4 मई 2020 ये सब बातें बताई गई हैं अभी की करंट की न्यूज की। और फिर आगे इसमें पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे भारत और अमेरिका के संबंध। भारत और अमेरिका के संबंध। शीत युद्ध के बाद भारत द्वारा उदारीकरण की नीति अपनाई गई है, वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई है। हमने वैश्वीकरण वाले चैप्टर में पढ़ा था, मैंने आपसे पूछा भी था कि भारत ने वैश्वीकरण कब अपनाया। तो भारत ने वैश्वीकरण की नीति कब अपनाई? तो 1991। अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, बिजनेस पार्टनर है। अमेरिका के अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों द्वारा भारत से संबंध प्रगाढ़ करने हेतु भारत की यात्रा होती है। तो भारत की यात्रा की जाती है अमेरिका में, तो इससे संबंध क्यों? इससे संबंध प्रगाढ़ करने के लिए ऐसे किए जाते हैं, संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। अमेरिका में बसे प्रवासी भारतीयों का खासकर सिलिकॉन वैली में प्रभाव है। भारत के लोग जो अमेरिका में बसे हैं उनका सिलिकॉन वैली में काफ़ी प्रभाव है। सामरिक महत्व के भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते का संपन्न होना। भारत और अमेरिका के संबंधों की खास बात यह है कि इन दोनों के बीच में असैन्य परमाणु समझौता एक संपन्न हुआ है। असैन्य परमाणु समझौता, ध्यान देना, यानी कि एक परमाणु समझौता है लेकिन वो असैन्य है, मतलब परमाणु शक्ति का इस्तेमाल हम सेना के क्षेत्र में नहीं करेंगे। आगे, बराक ओबामा की 2015 की भारत यात्रा हुई थी और इस यात्रा के दौरान रक्षा सौदों को लेकर समझौते हुए थे। कई क्षेत्रों में भारत को अमेरिका के द्वारा ऋण भी दिया जाता है और उसमें ये घोषणा भी हुई थी बराक ओबामा के समय में। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आउटसोर्सिंग संबंधी नीति से भारत के व्यापारिक हित प्रभावित होने की संभावना है। ये अभी तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हैं। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं? प्लीज़ एक बार कमेंट में बताइए बच्चों, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं बताइए। तो इन्होंने आउटसोर्सिंग संबंधी नीति अपनाई थी। आउटसोर्सिंग हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, प्लीज़ वहाँ समझिए इसको क्या है ये। वर्तमान में विभिन्न वैश्विक मंचों पर अमेरिका राष्ट्रपति तथा भारतीय प्रधानमंत्री के बीच मुलाकातें होती रहती हैं। दोनों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैन्य संबंधों को मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे है भारत और रूस के संबंध। भारत और रूस के संबंध, पहला है इसमें पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। अच्छा, अगर ये भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में अगर आप कुछ नया लिखना चाहते हो तो भारत और अमेरिका के संबंध में लिख सकते हो कि भारत और अमेरिका क्वाड के हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं बच्चों? क्वाड के हिस्से हैं। ये नया है, ध्यान देना, ये हमारे पॉलिटिकल साइंस में आ जाएगा, ऐड हो जाएगा कुछ ही सालों में। क्वाड क्या है करके, ये एक क्वाड क्या है? एक ग्रुप का नाम है। क्वाड एक ग्रुप का नाम है जिसमें अमेरिका भी सदस्य है और इंडिया भी सदस्य है। क्वाड में टोटल 4 सदस्य हैं, 4। एक तो अमेरिका है और दूसरा है इंडिया और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है जापान। हो जाएगा, ये भी हमारे चैप्टर में, हमारी बुक में इन्वॉल्व हो जाएगा आने वाले 1-2 सालों में। भारत और रूस के संबंध, पहला है पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। रूस के साथ विशेष रूप से और भी मजबूत हैं। दोनों का सपना कैसा है? बहुध्रुवीय विश्व का है। दोनों देश सहअस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्रता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल करना और यूएनओ को मजबूत करना और लोकतंत्र में क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं। ये लाइन हमने पहले भी पढ़ी है, हम अभी भी पढ़ रहे हैं, इसे आपको कंठस्थ करना चाहिए कि भारत और रूस किन मामलों में अपनी साझी दृष्टि रखते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 2001 में भारत और रूस के द्वारा कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे? 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत रूसी हथियारों का क्या है? खरीदार है और भारत रूस से क्या करता है? तेल का आयात भी करता है। परमाणु योजना और अंतरिक्ष योजना में भी रूस हमें काफ़ी क्या करता है? मदद करता है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो कि पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे, उनके साथ भारत ऊर्जा आयात बढ़ाने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। और रूस और भारत के संबंधों की बात करें, ये दोनों देश ब्रिक्स के मेंबर हैं। किसके मेंबर हैं बच्चों? ब्रिक्स के मेंबर हैं। तो इसमें इतना ही पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, भारत और चीन के संबंध। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1949 में चीनी क्रांति हुई थी। चीनी क्रांति कब हुई थी बच्चों? 1949 में हुई थी। और उसके बाद वहाँ की जो कम्युनिस्ट सरकार है ना, उसको मान्यता देने वाला भारत पहला देश था, पहले देशों में से एक था, पहले देशों में एक था, ध्यान देना।
इसीलिए आलोचना की जाती है नेहरू जी की। नेहरू जी ने चीन से अच्छे संबंध बनाने की शुरुआत करी। ये इसलिए किया था नेहरू जी ने ताकि वो चीन के साथ अच्छे रिश्ते बनाए, लेकिन वो चीन की जो मंशा है उसको समझ नहीं पाए। उप प्रधानमंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आशंका जताई कि चीन भारत पर आक्रमण कर सकता है। नेहरू जी का मत इसके बिल्कुल अपोजिट था। 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा कर लिया। याद रखना, चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तिब्बती जनता ने इसका विरोध किया। भारत ने इसका खुलकर विरोध नहीं किया था। भारत ने इसका खुलकर विरोध नहीं किया। तिब्बत के जो धार्मिक नेता थे दलाई लामा, वो भारत में शरण लेने आए और उन्होंने हमसे शरण मांगी भी अपने फॉलोअर के साथ, और हमने उनको शरण दी भी। कब? 1959 में। 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया 1950 में, और दलाई लामा भारत में आए 1959 में। चीन ने भारत के इस कदम का क्या किया? कड़ा विरोध किया। तो यहीं से चीन और भारत के बीच जो विवाद है वो बढ़ता जाता है। और फिर एक और विवाद खड़ा उठ जाता है सीमा को लेकर, सीमा विवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। चीन जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों पर अपना अधिकार जताता है। चीन ये कहता है कि जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख वाला इलाका है उसका बहुत बड़ा इलाका उसका होना चाहिए। तो अक्साई चीन का इलाका वो उस समय कहता था मेरा इलाका है। अरुणाचल के भी बहुत सारे इलाकों पर वो अपना दावा करता था। तो इसीलिए उसने 1962 में भारत पर हमला कर दिया। भारत की सेना ने इसका विरोध किया, परंतु चीनी बढ़त को रोकने में भारतीय सेना नाकामयाब रही। आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध क्या कर दिया? विराम घोषित कर दिया। चीन से हारकर भारत की क्या हुई? छवि, जो इमेज थी पूरी इंटरनेशनल लेवल पर क्या हुई? खराब हुई थी। तो भारत चीन युद्ध के बहुत बुरे परिणाम निकले थे। भारत चीन संबंध सहयोग के क्षेत्र, तो इन दोनों देशों के बीच में आपस में सहयोग भी हुआ है। 1962 के बाद से लेकर 1976 तक भारत चीन संबंधों में बहुत रुकावटें आई, और इसकी शुरुआत होती है बाद में, रिश्तों की शुरुआत होती है 1976 से। 1976 से भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की फिर से शुरुआत होती है। 1979 में होता गया है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय विदेश मंत्री थे, और श्री राजीव गांधी ने 1988 में जो प्रधानमंत्री थे उस समय, इन्होंने चीन की यात्रा की थी। और मुझे याद है 1-2 साल पहले ये प्रश्न बना था कि भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे। इस भारत चीन युद्ध के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे जिन्होंने चीन की यात्रा करी थी? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान देना। उसके बाद पीएम कौन थे? सबसे पहले पीएम भारत चीन युद्ध के बाद पहले पीएम कौन थे जिन्होंने चीन की यात्रा करी? वो थे राजीव गांधी। कब करी? 1988 में। परंतु चीन के साथ व्यापारिक संबंधों पर ही ज़्यादा चर्चा हुई। सीमा विवाद अब भी ही बना रहा। बस ये हुआ कि ट्रेड को लेकर संबंधों में चर्चा हुई। 2003 में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने पीएम के तौर पर चीन की यात्रा करी थी, जिसमें प्राचीन जो सिल्क रूट है ना, नाथुला दर्रा, उसको व्यापार के लिए खोलने पर क्या हुई थी? सहमति हुई थी। जो सिल्क रूट है जो 1962 से क्या था? बंद था। सिल्क रूट बंद था 1962 से, फिर से उसे खोलने पर सहमति हुई थी। इससे यह मान्यता भी मिल गई कि चीन सिक्किम को भारत का अंग मानता है, क्योंकि सिल्क रूट भारत सिक्किम से होते हुए जाता था। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ी चीज़ें। 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व में क्या हुआ था? बदलाव हुआ था, और अब एक भारत और चीन के बीच में व्यापारिक मुद्दे पर ज़्यादा बहस होने लगी, या ज़्यादा इस पर रिलेशन जो था वो व्यापारिक मुद्दों पर ज़्यादा हावी रहा। 1988 में पीएम जो थे राजीव गांधी, इन्होंने चीन की यात्रा करी, ऐसा हमने पढ़ा, लेकिन सीमा विवाद ऐसी की ऐसी बनी रही, यथास्थिति बनी रही। दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान होते हैं, इसको लेकर समझौते भी हुए हैं। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग होता है, इस चीज़ को लेकर भी समझौते हुए हैं। व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने हेतु भी समझौते किए हुए हैं। जब राजीव गांधी ने 1988 में चीन की यात्रा करी, इन सब चीज़ों पर समझौते हुए थे। किन चीज़ों पर? सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग को लेकर, व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के लेकर भी समझौते हुए थे। 1999 से
द्विपक्षीय व्यापार जो है भारत और चीन के बीच में वो 30% यानी कि 30% जो है सालाना बढ़ रहा है। इंडिया और चीन के बीच में सालाना पर ईयर 30% की दर से व्यापार बढ़ रहा है। विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामलों में भी दोनों देश सहयोग द्वारा हल निकालने पर राजी हुए हैं। देखो, ऊर्जा की ज़रूरत चीन को भी है, ऊर्जा की ज़रूरत हमें भी है, दोनों को एनर्जी की ज़रूरत है। तो दोनों देश विदेशों में एक दूसरे को कॉम्पिटिशन, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते, आपस में सहयोग करना चाहते हैं। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन जैसे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, आर्थिक संगठन, उनमें एक जैसी नीति अपनाई है, क्योंकि दोनों विकासशील देश ही हैं। इसलिए विश्व व्यापार जैसे संगठनों में ये दोनों देश एकजुट हो जाते हैं। लेकिन भारत और चीन के संबंधों में एक गलत बात जो है वह है सीमा विवाद, जो अब भी बना हुआ है। 1950 में, ये आप जान चुके हो, चीन ने तिब्बत पर अटैक किया था, फिर 62 में उसने इंडिया पर अटैक किया, ये सब चीज़ें हुई हैं। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश को उस समय किस नाम से जाना जाता था? NEFA, नेफा के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से उस समय अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। ओके। अब जो हमें ये समझना है कि चीन और भारत के बीच में किस तरीके से विवाद आगे बना हुआ है। पहली मुद्दे जो समस्या की है वो ये है कि चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद देना, चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद दी जाती है, ये एक भारत को थोड़ा सा नाखुश रहता है भारत। चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का भी क्या करता है, विरोध करता है। बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध हैं और जो कि भारत के हितों के खिलाफ हैं। छठा, यूएनओ ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को पेश किया था। याद रखना बच्चों, ये एक आतंकवादी संगठन है जैश ए मोहम्मद, और यूएनओ में इस पर एक बहस हुई थी, प्रस्ताव आया था कि इसको प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन चीन ने इस पर वीटो पावर लगाई। चीन ने इस पर वीटो पावर लगाई। सर क्यों लगाई? क्या जैश ए मोहम्मद चीन का है क्या? नहीं, ये पाकिस्तान का, इसका अड्डा पाकिस्तान में है जैश ए मोहम्मद का, लेकिन पाकिस्तान के कहने पर चीन ने ऐसा किया। भारत ने अजहर मसूद के आतंकवादी घोषित करने के लिए भी यूएनओ में प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन फिर से चीन ने यहाँ पर अपना वीटो पावर लगाया। चीन की महत्वाकांक्षी योजना है वन बेल्ट वन रोड। यहाँ से प्रश्न अभी तक बना नहीं है बच्चों, कहीं आना चाहिए आने वाले सालों में। वन बेल्ट वन रोड जो कि POK से होते हुए जाती है, ये वही इलाका है जो हमारा है, लेकिन अभी ये किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। उसे भारत को घेरने की रणनीति के तौर पर लिया जा रहा है। वन बेल्ट वन रोड, ये भारत को घेरने की रणनीति के तौर पर इसको लिया जा रहा है। 2017 में भूटान का एक भूभाग है, वर्ष 2017 में भूटान के भूभाग, परंतु भारत के लिए सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण डोकलाम पर आधिपत्य के दावे को लेकर दोनों देशों के बीच क्या हुआ था? तनाव हुआ था। ध्यान देना, डोकलाम जो है ये एक इलाका है, इसको लेकर भारत और चीन के बीच में क्या रहा? तनाव रहा डोकलाम को लेकर चीन द्वारा। लेकिन ये डोकलाम भारत का हिस्सा नहीं है, ये जो डोकलाम है भूटान का एक भूभाग है, लेकिन फिर भी इस डोकलाम की रक्षा करने के लिए भारत और चीन के बीच में क्या हुआ? तनाव हुआ था 2017 में। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अपनी दावेदारी अब भी की जाती है। पाकिस्तान से चीन की मित्रता, ये भी भारत और चीन के संबंधों को खराब करती है। भारत के खिलाफ चीनी मदद से भी भारत चीन के संबंध खराब होते हैं। लेकिन चीन और भारत जो हैं वो सीमा विवाद सुलझाने के लिए क्या है? प्रयत्नशील हैं। अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, लेकिन उसके बाद भी कई बार क्या हुई है? बातचीतें हुई हैं इन दोनों देशों के बीच में। कई बार सीमा विवाद को सुलझाने के लिए लगातार बातचीतें होती रहती हैं, लेकिन ये सब फेल हो रहे हैं। तो भारत चीन के समकालीन संबंध, इस पर फिलहाल में अभी यहाँ पर हमें कुछ काम की चीज़ें नहीं हैं हमारे लिए। सी जिनपिंग जो हैं वो अभी क्या हैं? चीन के राष्ट्रपति हैं। सी जिनपिंग अभी कौन है बताएं? चीन के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। ये देखिए। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या है इसमें? आगे है भारत और पाकिस्तान के संबंध। भारत और पाकिस्तान के संबंध कश्मीर मुद्दे को लेकर 1947 में ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ा था। छाया युद्ध मतलब कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान की सेना ने डायरेक्ट इंडिया पर अटैक नहीं किया था। उस समय अपने कुछ ही लोग भेजे थे जो कि सेना से बिलोंग नहीं करते थे।
कबीलियाई लोग थे वो। इस छाया युद्ध में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े भाग पर क्या कर दिया, इलीगल तरीके से, अनाधिकृत तरीके से कब्जा जमा लिया था। 1965 में पाकिस्तान ने फिर से भारत पर क्या किया, अटैक किया। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। और इसी समय भारत में अकाल की भी स्थिति थी। हमारी सेना लाहौर तक पहुंच चुकी थी, लाहौर के नज़दीक तक पहुंच चुकी थी, और पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए हमने क्या किया, मजबूर किया। तो इसलिए यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान का नारा दिया था, ताकि जवानों के अंदर जोश पैदा हो जाए। किसान का नारा इसलिए क्योंकि भारत में अकाल की स्थिति भी थी, तो किसानों के अंदर भी जोश होना चाहिए, ताकि वो देश के लिए कुछ अपने तन मन धन के साथ देश की रक्षा कर सकें, देश के लिए सेवा करें। यूएनओ के हस्तक्षेप से युद्ध समाप्त हुआ था, ये युद्ध 1965 का। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता हुआ किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान। इन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। आपको ये भी पता होगा कि यही ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की क्या हुई थी, मृत्यु भी हुई थी। ताशकंद उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था। 1970 में पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में पश्चिमी पाकिस्तान में ट्रिपल पी की जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये पीपीपी जो लिखा है ना वहाँ की पार्टी का नाम है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जबकि पूरी पाकिस्तान में अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान विजयी हुए थे। ये हमने पहले समझ लिया है, मुझे नहीं लगता फिर से हमें पढ़ना चाहिए। यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान का एक और नाम बताया गया है, बंग बंधु। बंग बंधु, बंग मतलब है बांग्लादेश, बंधु मतलब भाई। ओके, ये किस तरह से विवाद था ये हमने पहले पढ़ लिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में। आगे देखते हैं। 1971 में फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। चीन तथा अमेरिका ने उस समय पाकिस्तान को मदद मिली थी, तो भारत की इस समय सहायता करी थी सोवियत संघ ने। भारत की प्रधानमंत्री उस समय थी इंदिरा गांधी, और दोनों देशों के बीच में उसमें 20 वर्ष को लेकर एक दोस्ती की संधि होती है, एक मैत्री संधि होती है। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तानी सेना के 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था, और इस तरीके से इसी के साथ भारत ने बांग्लादेश को एक नया देश के रूप में तब्दील कर दिया, एक नया देश बांग्लादेश बना था। 1972 में इस युद्ध के बाद 3 जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता होता है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। सर ये समझौते होते हैं तो क्या होता है इन समझौतों में, चाहे ताशकंद समझौता हो, चाहे ये शिमला समझौता हो, हर बार ये समझौते यही होते हैं कि झगड़ा नहीं करेंगे, अब से सीमा पर गोलीबारियाँ नहीं चलेंगी, लेकिन फिर भी यही होता रहता है। पाकिस्तान मानता ही नहीं है भाई समझौते को। 1999 में भारत ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने की पहल करते हुए दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू करी थी। तो दिल्ली लाहौर बस सेवा की शुरुआत कब हुई, 1999 में, ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध सुधर जाए। परंतु पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कारगिल संघर्ष से छेड़ दिया, तो ये सब जो शुरुआत हुई थी ये सब खराब हो गई। कारगिल में अपने को मुजाहिदीन कहने वालों ने सामरिक महत्व के कई इलाकों जैसे द्रास, मास्को, बतालिक आदि पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने बहादुरी से अपने इलाके क्या कर लिए, खाली करा लिए। अभी आपने देखा भी एक वीडियो, वो फिल्म आई थी शायद विक्रम बत्रा, इस तरह से, ये उसी समय की बात है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भारत यात्रा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पाकिस्तान यात्रा दोनों देशों के बीच में संबंधों को सुधारने के लिए की गई है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जाता है। आतंकियों की घुसपैठ भारत में की जाती है, इससे दोनों देशों के संबंध क्या हैं, खराब रहे हैं। और 2016 में याद रखना बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था ये, बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था। उरी, जम्मू कश्मीर का इलाका है उरी, वहाँ सेना का मुख्यालय था। पाकिस्तान ने आतंकवादियों के द्वारा भारत पर आतंकवादी हमला करवाया। जवाब में भारत ने भी सैन्य कार्यवाही करी। 2000 उसके बाद संबंध भारत और पाकिस्तान के बीच में और ज़्यादा खराब हो गए हैं। 2018 में पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार आई थी, और भारत सरकार के द्वारा जो शांति के प्रयास किए गए थे, फिर भी उसके बावजूद भी पाकिस्तान की ओर से निरंतर संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है, आतंक की घुसपैठ होती जाती है। इससे दोनों देशों के संबंध क्या हैं, वो और भी खराब हो गए हैं। जितनी भी संबंधों में सुधार की कोशिशें हैं वो और भी निरंतर क्या हो गई, कम हो गई हैं। जनवरी 2019 की बात है, जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों पर पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा आत्मघाती हमला किया गया था। याद होना चाहिए बच्चों आपको।
जिसके जवाब में 14 फरवरी की बात थी शायद वो, जिसके जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई कार्यवाही ने दोनों देशों के संबंध, दोनों देशों के मध्य जो युद्ध की स्थितियां थी वो पैदा हो गई थी। ये जो सीआरपीएफ पर अटैक हुआ था, ऐसा लग रहा था फिर अब भारत और जम्मू कश्मीर के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर से युद्ध की स्थिति पैदा होगी। इसके विपरीत भारत ने पाकिस्तान को सन 1996 में दिया गया सर्वाधिक वरिष्ठ राष्ट्र का जो दर्जा था वो छीन लिया था। इसी हमले के बाद भारत ने जो उनको दर्जा दिया था MFN का, सर्वाधिक वरीय राष्ट्र, इसका दर्जा भी क्या कर दिया था, छीन लिया था। ये सब ट्रेड के लिए किया जाता है MFN का दर्जा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में किन चीज़ों को लेकर विवाद है, आइए जानते हैं। पहला है सरक्रीक रेखा को लेकर, ये गुजरात से होते हुए गुजरती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर, कश्मीर, इन सभी चीज़ों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। पाकिस्तान पर यह भी आरोप है कि वह कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार देता है, उनको ट्रेनिंग देता है और उनको धन भी देता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर भी बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का क्या है, आरोप है। ISI पर आरोप है कि वो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहती है बांग्लादेश और नेपाल के ठिकानों में। भारत पर आतंकवादी हमले के लिए पाकिस्तान आतंकवादियों को सुरक्षा प्रदान करता है। पाकिस्तान कभी डायरेक्ट अटैक तो अब कर नहीं सकता, तो आतंकवादियों को क्या देता है, पनाह देता है, सुरक्षा देता है। इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों पर भी आरोप लगाती है कि भारत की खुफिया एजेंसी क्या करती है, सिंध और बलूचिस्तान जो इलाका है पाकिस्तान का, उसमें समस्या को भड़काने की आरोप भी वो लगाती है। वो कहती है भारत सरकार सिंध और बलूचिस्तान पर क्या कर रही है, समस्या को भड़का रही है। तो कुछ क्षेत्रों में सहयोग भी है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और वो सहयोग है 1960 में हुआ था विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता, ये अभी भी बना हुआ है इनके दोनों के बीच में। करतारपुर गलियारा, ये भी काफ़ी न्यूज में था। करतारपुर गलियारा, ये दोनों देशों के संबंध में सुधार की उम्मीद है इस गलियारे से। ये करतारपुर गलियारा है, बनाया गया है भारत पाकिस्तान के बीच में, और इससे भी संबंधों में सुधार की उम्मीद है। करतारपुर गलियारा ये हमारे गुरु नानक जी से संबंधित है। म्यांमार की बात करते हैं। पूरब में पहले इसको बर्मा के नाम से जाना जाता था, बर्मा के नाम से जाना जाता था, और 1948 में इसको आज़ादी हासिल हुई थी। भारत और म्यांमार संबंध जो हैं वो कई तरीके से हैं, ऐतिहासिक हैं, जाति हैं, सांस्कृतिक हैं, धार्मिक हैं, ये कई तरीके से हैं। जो हमारी बुक के अनुसार है वो समझते हैं कि म्यांमार भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या है, भाग है। बाकी ये हमारा हिस्सा नहीं है पढ़ने का। तो भारत नेपाल संबंध जो हैं वो आपको इतना कुछ यहाँ पर भी खास नहीं है हमारे लिए। भारत इजराइल संबंध ये है हमारे सिलेबस का, क्योंकि सपोर्ट में कुछ एक्स्ट्रा भी दे देते हैं और ये आता भी नहीं है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं। अभी पेपर के टाइम में ये सब हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती। भारत इजराइल संबंध, भारत सरकार द्वारा 17 सितंबर 1950 को आधिकारिक तौर पर इजराइल को मान्यता दी गई थी। याद रखना, भारत सरकार के द्वारा 1950 को इजराइल को मान्यता दी गई थी। 1992 में इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंधों की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। यानी कि यहाँ से भारत और इजराइल के बीच में संबंधों की शुरुआत हुई। आप प्रश्न उठा सकते हो सर बच्चों कि सर 1950 में हमने इजराइल को मान्यता दी तो तभी से संबंधों की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, ये इतने साल सर यही तो हमारी विदेश नीति, ये बच्चों यही हमारी विदेश नीति की खामी थी इजराइल को लेकर कि इतने साल लग गए 1992 तक इजराइल के साथ हमने कोई संबंध बनाए ही नहीं थे, जबकि इजराइल हमारा एक मित्र देश के तौर पर हमारे साथ संबंध बनाता है। हमने दूतावास भी उस समय 1992 में ही खोले थे। रीजन जो था कुछ अरब देशों की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम आबादी भी है, और जो इजराइल है वो अरब कंट्री से इसके रिलेशन क्या हैं, ख़राब हैं। इस तरीके से अरब से रिश्ते ख़राब का मतलब है कि भारत पर इसका क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। और रक्षा और कृषि द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख स्तंभ रहे हैं। दोनों देशों के बीच में रक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में क्या होते हैं, द्विपक्षीय संबंध होते हैं। भारत इजराइल से महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी का क्या करता है, आयात करता है। भारत इजराइल से डिफेंस की टेक्नोलॉजी क्या क्या करता है, आयात करता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, जल, ऊर्जा और कृषि के विकास पर भी दोनों देशों के बीच में आपस में सहयोग है। आतंकवाद के खिलाफ भी दोनों देशों के बीच में क्या है, आपस में सहयोग है।
2017 और 2018 में दोनों देशों के शासनाध्यक्षों की यात्रा हुई थी। इससे इन दोनों देशों के बीच में संबंध क्या हैं और भी मजबूत हैं। तो ये सब हुआ। बाकी ये और आगे आप पढ़ सकते हो। 1996 में और 1998 में भारत में एनडीए की सरकार थी। एनडीए बच्चों क्या है आगे हम पढ़ेंगे। नेशनल 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 बताइए। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये बीजेपी का एक गठबंधन है और इसकी सरकार बनी थी 1996 से 1998 में। तब दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे हुए थे। फिर उसके बाद अगर हम देखें 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा हुई थी और 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू की भारत की यात्रा हुई थी। इससे दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत हुए हैं। तो वही सब चीज़ें बार बार आ रही हैं, संबंध मजबूत हुए हैं। तो लास्ट में फिर ये बताया गया है किन क्षेत्रों में भारत और इजराइल के बीच में आपस में सहयोग है। सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर, सुरक्षा को लेकर, सेना को लेकर, आतंकवाद विरोधी अभियानों को लेकर, अंतरिक्ष को लेकर, अनुसंधान, जल, ऊर्जा और कृषि विकास के क्षेत्रों में आपस में दोनों देशों के बीच में क्या है, सहयोग है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई। भारत का परमाणु कार्यक्रम, आइए ये भी जान लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मई 1974 की बात थी। पोखरण में, राजस्थान में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। फिर उसके बाद भारत ने 1998 में मई के महीने में ही पोखरण में ही भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे और स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया था। लेकिन इसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया और स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। भारत की परमाणु नीति जो है हमेशा ही शांति की रही है। भारत ने परमाणु बम बनाए तो हैं लेकिन शांति के लिए बनाए हैं। भारत इनका इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। नो फर्स्ट यूज, प्रथम प्रयोग नीति, ये नीति अपनाता है। परंतु हाल फिलहाल में ही जब हमने देखा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, तो ये सरकार जो हमारी है, मोदी सरकार, इन्होंने साफ कह दिया है कि हम इस नीति की क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। क्या करेंगे? समीक्षा, यानी कि रिव्यू करेंगे। यानी कि हो सकता है कि हम इन बम को ये जो परमाणु शक्ति हमारे पास है इसका हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे, जो नीति है ना उसको बदल सकते हैं। तो इसके अलावा भारत की परमाणु नीति ये भी कहती है कि हम CTBT और NPT जैसे जो भेदभावपूर्ण जैसी नीतियां हैं, संधियां हैं, उन पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, उन पर विरोध करते रहेंगे। CTBT का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि या प्रतिषेध संधि। और दूसरा है NPT यानी कि परमाणु अप्रसार संधि। भारत इन दोनों संधियों पर हस्ताक्षर अभी तक भारत ने नहीं किए हैं, क्योंकि भारत का ये कहना है कि दोनों संधियां क्या हैं, भेदभावपूर्ण हैं। NPT के बारे में पहले शीत युद्ध के दौर जो पहला चैप्टर हुआ करता था उसमें डिटेल में था, और CTBT के बारे में फिलहाल इनके बारे में हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो भारत की परमाणु नीति ये हमें समझाया गया है, इसको एक बार समझ लीजिए। आइए जानते हैं। तो भारत की परमाणु नीति क्या है कि हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे, सुरक्षा और आवश्यकता के अनुरूप परमाणु हथियारों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। जब हमें लगे, आवश्यकता लगे, तभी हम परमाणु हथियारों का निर्माण करेंगे और शांतिपूर्ण कार्यों के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। इसके अलावा NPT और CTBT जैसे भेदभावपूर्ण संधियों का क्या करेंगे, हम विरोध करेंगे। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में सदस्यता प्राप्त करने के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। परमाणु आपूर्तिकर्ता, परमाणु का मतलब क्या है, एटम ना। आपूर्तिकर्ता का मतलब है सप्लायर, समूह का मतलब ग्रुप, यानी कि एक ऐसा समूह जो परमाणु हथियारों को क्या करेगा, आपूर्ति करेगा, यानी कि सेल करेगा, या सॉरी सप्लाई करेगा। यहाँ परमाणु हथियारों को सप्लाई नहीं कर रहा है, यहाँ जो परमाणु हथियारों के लिए जो तकनीक चाहिए, जो ईंधन चाहिए, जैसे यूरेनियम, उसकी हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप प्रथम प्रयोग नहीं नीति की समीक्षा की जाएगी। ये मैंने अभी आपको बताया था कि हाल फिलहाल में सरकार ने कहा है कि ये जो प्रथम प्रयोग की नीति है इसकी हम समीक्षा कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। तो ये है भारत की परमाणु नीति के सिद्धांत, ये हम वही चीज़ यहाँ पर फिर से आएगी। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर ख़त्म होता है और आशा है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आगे बने रहिए हमारे इस वीडियो पर, बहुत फ़ायदेमंद देगी बच्चों। आप समय निकालिए और ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। इतनी मुश्किल से ये सब चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिले। सबका साथ सबका विकास जो कहते हैं, सबका भला होना चाहिए। भारत में दल और दलीय व्यवस्था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए समझते हैं। तो दल का मतलब है पार्टी। तो इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था
और चुनाव आयोग का गठन हुआ था 1950 में। और सुकुमार सेन जो थे, सुकुमार सेन पहले भारत के चुनाव आयुक्त थे। और अभी कौन है कह रहे हैं, श्री राजीव कुमार। अभी से कोई मतलब नहीं है फिलहाल। चुनाव आयोग की चुनौतियां क्या थी ये बताया गया है। जब भारत में पहले चुनाव हुआ था तो चुनाव आयोग के सामने क्या क्या चुनौतियां थी, तो ये थी कि भारत में एक स्वतंत्र चुनाव करवाए जाएं, भारत में निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएं, और जो चुनाव क्षेत्र है ना जहाँ चुनाव होंगे उनकी एक सीमांकन की जाए, मतलब बाउंड्री तो बनाओ बनाओ पहले। फिर तीसरा है मतदाता सूची बनाई जाएगी, एक वोटर लिस्ट बनाई जाएगी, लेकिन इसके सामने बहुत सारी बाधाएं थी। अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को ट्रेनिंग देना, ये भी उस समय की चुनौती थी। अब ये अधिकारी वही होंगे जो चुनाव करवाएंगे, मतदाता सूची वाला काम। कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना, उस समय बहुत भारत की आबादी उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मतदान का एक दूसरा तरीका अपनाया गया। अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव हुए थे, तो ये प्रश्न बन सकता है कि अक्टूबर 1951 से लेकर कब तक हुए थे, फरवरी 1952 तक। तो पहले आम चुनाव कब हुए थे? पहले 3 आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या रहा, दबदबा रहा। भारत में एक दल का प्रभुत्व रहा, लेकिन भारत का जो एक दल का प्रभुत्व था ये दुनिया के एक दल के प्रभुत्व से अलग है। चीन में भी तो रहा है एक दल का प्रभुत्व, तो इससे कंपेयर ना करें कह रहा है। जैसे मैक्सिको की बात कर रहा है, मैक्सिको में PRI थी एक पार्टी, उसकी स्थापना हुई थी 1929 में, जिसने मैक्सिको में 60 वर्षों तक शासन किया, लेकिन उसका शासन जो था वो तानाशाही का था। बाकी देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व जो है वो लोकतंत्र की कीमत पर हुआ था, यानी कि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं था। चीन है, क्यूबा है, सीरिया है, यहाँ तो कुछ और ही स्थिति थी। यहाँ संविधान सिर्फ एक ही पार्टी को अनुमति देता है। म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया जैसे देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों से कायम हुआ था। भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व जो हुआ है वो लोकतंत्र और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावों के होते हुए रहा है, यानी कि भारत में लोकतंत्र भी रहा और भारत में स्वतंत्र तरीके से निष्पक्ष तरीके से चुनाव भी होते रहे, तब फिर भी भारत में एक ही पार्टी का शासन रहा। आगे जानते हैं फिर भी भारत में जो एक ही पार्टी का शासन रहा यानी कि कांग्रेस का, इसके प्रभुत्व के कारण क्या थे, क्या कारण थे? तो पहला है कि स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका। हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ था 1885 में। ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, तो इस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में इसकी बड़ी भूमिका की वजह से कांग्रेस को काफ़ी फायदा हुआ था। सुसंगठित पार्टी थी, ये एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी। दूसरा, सबसे पुराना इसका राजनीतिक दल, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सबसे पुराना राजनीतिक दल था। पार्टी का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क जो है ये भी बहुत अच्छा था, पूरे देश में ये पार्टी फैली हुई थी। प्रसिद्ध नेता थे लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े नेता इस पार्टी के सदस्य थे, इस पार्टी के नेता थे। सबको समेटकर मेल जोल के साथ चलने की प्रवृत्ति या प्रकृति ये बहुत अच्छी थी उस समय की कांग्रेस में, कि सभी लोगों को चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों उन्हें अपनी पार्टी में मेल जोल कर रखती थी। भारत की चुनाव प्रणाली भी ये इसको फ़ायदेमंद कर गई थी। तो कांग्रेस उस समय कांग्रेस की जो प्रकृति थी ना उस समय ये सबको समेट कर रखने वाली, ये थी सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन वाली। इसीलिए कांग्रेस को कहा जाता है कि कांग्रेस की प्रकृति कैसी थी, सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन वाली, यानी कि अलग अलग विचारधाराओं को अपने में समेटने वाली, समाज के अलग अलग तबकों को पार्टी में जगह देने वाली। समाज के अलग अलग तबकों का मतलब क्या है, अलग अलग समूहों का मतलब क्या है? किसान और उद्योगपति, शहर के रहने वाले हों चाहे गांव के रहने वाले हों, मजदूर हों, मालिक हों, चाहे वो मध्य वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, सबको कांग्रेस में क्या मिली? जगह मिली। अब हम विचारधारा की बात करें तो कांग्रेस के अंदर गर्मपंथी हो, नरमपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, चाहे वो मध्य मार्ग के हों, सभी कांग्रेस का ही हिस्सा थे। इसीलिए कांग्रेस को कहा जाता है कि कांग्रेस की प्रकृति कैसी थी? सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन वाली थी। कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव ने विपक्षी दलों के सामने समस्या खड़ी कर दी थी। जी हाँ, यही जो स्वभाव था ना कांग्रेस का, इसकी वजह से विपक्षी दलों के सामने समस्या थी। ये कांग्रेस की असाधारण शक्ति भी थी। चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भी भूमिका निभाई, मतलब ये एक ऐसी पार्टी थी कि खुद भी शासन करती थी और विपक्ष भी इसी का ही होता था। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली के नाम से जाना जाता है। बहुत पूछा गया है प्रश्न कांग्रेस प्रणाली किसे कहा जाता था? नेहरू की मृत्यु के बाद, लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा दिनों तक रहा नहीं। जैसे ही नेहरू जी की मृत्यु हुई तो कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां आई थी। पहला है
राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। 1964 में मई के महीने में जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के पीएम बने 1966 तक। लेकिन 1966 में ही 10 जनवरी को ताशकंद में इनका निधन हो गया था और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ था और इस उत्तराधिकार की लड़ाई में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। उस समय जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, बड़े प्रभावशाली जो नेता थे, ताकतवर जो नेता थे, उनको सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था, उन्होंने इंदिरा गांधी को अपना समर्थन दिया था। क्योंकि इंदिरा गांधी अनुभवहीन थी, ऐसा इसलिए नहीं, इसलिए ताकि इंदिरा गांधी सरकार बनाने के बाद उनकी सुने, उनके दिशा निर्देशन पर काम करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आप सभी को पता होना चाहिए। ये एक बड़ी बात है कि ये जो सत्ता का संघर्ष चला था मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में, ये शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। ये एक बहुत बड़ी बात है भारत के लोकतंत्र की। चौथा आम चुनाव हुआ था 1967 में। मानसून की असफलता उस समय थी, सूखा भारत में एक बड़े पैमाने पर सूखा पड़ रहा था, विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर की कमी थी भारत में, निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट कम हो रहा था, सैन्य के खर्चे में बढ़ोतरी हो रही थी क्योंकि एक और चीन ने भारत पर अटैक किया था, दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी 1965 में भारत पर अटैक किया था। इस तरीके से भारत की आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। तो इसी स्थिति में चौथा आम चुनाव होता है 1967 में। तो इस आम चुनाव में होता क्या है कि कांग्रेस 9 राज्यों में सरकार नहीं बना सकी। बच्चों ध्यान देना, 9 राज्यों में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। इन 9 राज्यों के नाम आप शुरू कर सकते हो। कहाँ से सर? पंजाब से शुरू करो। पंजाब के बाद अगर आप आते हैं आगे तो हरियाणा के बाद फिर दिल्ली आता है, लेकिन दिल्ली इसमें है नहीं, तो यूपी की बात करते हैं, यूपी आएगा। फिर उसके बाद से बिहार, जी हाँ बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। इतना तो सर आपको बच्चों आपको याद हो जाना चाहिए। बाकी जो 3 स्टेट और बचे हैं, 3-4, उनमें आ जाएगा एक तो एमपी, उड़ीसा, मद्रास और केरल। ये हैं वो 9 राज्य। तो इसलिए इन चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई है। 1967 के के परिणामों को क्या कहा जाता है? राजनीतिक भूकंप कहा जाता है। ओके। कांग्रेस के अच्छा इन्हीं आम चुनाव में क्या हुआ था, कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता थे वो भी हार गए थे। सर कौन कौन से? बताइए बच्चों, एक दो बताइए। SK पाटिल, ये भी चुनाव हार गए थे। SK पाटिल। और बताइए। कुमारप्पा, ये भी कुमारप्पा थे, कौन थे बताना बच्चों। और कौन हारे थे? अजय घोष, ये भी चुनाव हारे थे। बड़े दिग्गज नेताओं में से कौन कौन से नेता थे बताइए बच्चों, बताइए। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1969 में। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ओके। और ये विभाजन सर क्या हुआ? सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच बढ़ते मतभेद की वजह से हुआ था। उसमें हुआ क्या कि इंदिरा गांधी ने जिसको समर्थन दिया था, वीवी गिरी, ये चुनाव में जीत गए थे। वीवी गिरी चुनाव में जीत गए थे, जबकि कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार जिसको सिंडिकेट ने समर्थन दिया था, एन संजीव रेड्डी, ये चुनाव में हार गए थे। और इसी हार के साथ ही कांग्रेस का भी क्या हुआ? विभाजन हुआ और कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन और आर का मतलब है रिक्विजिनिस्ट। फिर उसके बाद क्या होता है? चुनाव होते हैं 1971 में। सर अभी तो हुए थे 67 में। अरे 70 में क्या हुआ ना, 1970 में इंदिरा गांधी ने सिफारिश करी कि लोकसभा को भंग करवा दो राष्ट्रपति से। तो इस तरीके से लोकसभा भंग हो गई थी और 1971 में फिर से क्या हुए? चुनाव हुए। सर कैसे हो गई? अरे कांग्रेस टूट गई ना 69 में, तो फिर अलग सरकार, तो अलग तरीके से क्या करना पड़ेगा सिस्टम को। कांग्रेस इंदिरा गांधी चाहेगी नए सिरे से चुनाव कराया जाए और देखा जाए किस तरह से स्थिति है। तो इंदिरा गांधी को मौका भी मिल गया था और ये हुआ भी कि कांग्रेस ने जो अपना जनाधार खोया था ना, वो फिर से प्राप्त कर लिया। अब कौन सा वो नारा था? गरीबी हटाओ। ये गरीबी हटाओ का नारा था जिसने कांग्रेस को पुनः एक बार सत्ता में स्थापित कर दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब इसी 1967 की हम बात करते हैं। कुछ चीज़ें और हैं जो आपको बताने योग्य हैं। इसी 1967 के चुनाव में जब आपने देखा कि 9 राज्यों में जब सरकार किसी भी 9 राज्यों में जब कांग्रेस हारी थी, लेकिन एक और चीज़ इसमें देखनी पड़ी कि यदि हम मद्रास को छोड़ें, इन 9 राज्यों में से मद्रास को छोड़ें, तो बाकी राज्यों में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला था।
केवल मद्रास में मिला था, जिसका नाम था DMK। मद्रास में जिस पार्टी को बहुमत मिला था उसका नाम था DMK, द्रविड़ मुनेत्र कजगम। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। DMK इसको बहुमत मिला था। तो बाकी राज्यों में एक गठबंधन वाली सरकार बनी जिसका नाम था SVD, संयुक्त विधायक दल। क्या नाम था? संयुक्त विधायक दल। तो बहुत सारी जितनी भी गैर कांग्रेसी पार्टियां थी ना, वो सब एकजुट हुई और उन्होंने बनाया था SVD। और इसी SVD गवर्नमेंट जो पंजाब में बनी थी ना, यही SVD की गवर्नमेंट जो पंजाब में बनी थी, उसका नाम आपसे पूछा जाता है। उसका नाम क्या था? उसका नाम था पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। क्या नाम था? पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। पंजाब में बनी SVD की सरकार को किस नाम से जाना गया? पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। ओके, ये कब की बात है बच्चों? 1967 की बात है। कब की बात है? 1967 की। अब एक और चीज़, राम मनोहर लोहिया का बड़ा योगदान है इसमें। जब हम ये पढ़ रहे हैं ना, 1967 में कांग्रेस को 9 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, तो यहाँ पर एक लॉजिक काम करता है, एक विचारधारा काम करती है, वो है राम मनोहर लोहिया की। ये समाजवादी नेता थे और इनकी रणनीति हमसे पूछी जाती है। इनकी रणनीति का नाम क्या था? गैर कांग्रेसवाद। इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस जीत रही ना, वो क्यों जीत रही है? क्योंकि हम सब विपक्षी दल अलग अलग हैं। अगर हम एकजुट हो जाएं तो कांग्रेस नहीं जीत पाएगी, क्योंकि हमारे अलग अलग होने से क्या हो रहे हैं? वोट अलग अलग हो रहे हैं। ये इन्होंने कहा था। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया, क्योंकि कांग्रेस का शासन जो है वो अलोकतांत्रिक है और गरीबों के हितों के खिलाफ है, इसलिए जितनी भी गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं उन सबको एकजुट हो जाना चाहिए और चुनावी तालमेल करने चाहिए सीटों के मामले में। तो एक गैर कांग्रेसी क्या बनाना चाहिए? विरोधी, एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाना चाहिए। तो यही राम मनोहर लोहिया की जो रणनीति थी, इसी को कहा गया गैर कांग्रेसवाद। और इसकी झलक आपको दिखाई देने को मिलती है SVD के तौर पर, संयुक्त विधायक दल, जिसमें कौन सी पार्टियां शामिल थी? गैर कांग्रेसी पार्टियां शामिल थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं दल बदल के बारे में। दल बदल का मतलब क्या है? जब कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत जाता है और चुनाव जीतने के बाद उस दल को जब वो छोड़ के दूसरे दल में शामिल हो जाता है, तो उसे दल बदल कहते हैं। कोई जनप्रतिनिधि है, वो एक खास दल से आता है, चुनाव चिन्ह और जीतने के बाद वो उस पार्टी को छोड़ के चले जाता है किसी दूसरी पार्टी में, इसे दल बदल कहते हैं। ऐसा ही हुआ था 1967 के चुनाव के बाद, जब हरियाणा के एक विधायक थे जिसका नाम था गया लाल, और इसने एक ही पखवाड़े में 15 दिनों में 3 बार पार्टी बदली थी। और उनके ही नाम पर ये जुमला, ये जो जुमला है आया राम गया राम, ये फेमस हो गया था। यह जुमला दल बदल की अवधारणा से संबंधित है। ओके बच्चों, तो ये बात है दल बदल को लेकर। तो 1967 ना बहुत बड़ा राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल वाला सन रहा है। राजनीतिक भूकंप की संज्ञा भी दी जाती है 1967 के चुनाव को, और राज्यों में सरकार हारी थी, ये भी हमने पढ़ा। हाँ, एक और, ये जो उस समय 1967 की बात है, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हारे थे। सर, कौन कौन हारे थे उनके बारे में बताइए। कामराज हारे थे। कामराज हार गए थे मद्रास से। SK पाटिल भी, ये भी चुनाव हारे थे। अतुल्य घोष, ये भी चुनाव हारे थे। आपसे प्रश्न बन सकता है, आजकल इस तरह से प्रश्न बन रहे हैं कि ये जो सिंडिकेट के नेता थे ना, ये सभी सिंडिकेट के नेता थे, ये किस राज्य से बिलोंग करते थे? सिंडिकेट का मतलब क्या है? कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं के समूह को सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था। जैसे कामराज, ये किस राज्य से बिलोंग करते थे? मद्रास से बिलोंग करते थे। SK पाटिल बम्बई शहर से। KS निजलिंगप्पा, ये मैसूर यानी कि कर्नाटक, और नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश, और अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल। कामराज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्होंने मिड डे मील शुरू कराने के लिए, ये बहुत फेमस है। प्रश्न पूछा गया है कि मिड डे मील शुरू कराने के लिए किसे जाना जाता है, तो कामराज को जाना जाता है। और किस राज्य से बिलोंग करते थे? मद्रास। ये वही व्यक्ति हैं जो 1967 में चुनाव हारे थे। 1969 में हम अभी पढ़े थे कि इन चुनाव के परिणाम, 1969 का जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसमें VV गिरी जीते थे। VV गिरी को समर्थन दिया था इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी की पार्टी का नाम था कांग्रेस पार्टी, और इसकी कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार था ना, वो था नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने नीलम संजीव रेड्डी को वोट नहीं दिया, क्योंकि उनके साथ उनकी राजनीतिक अनबन थी। तो उन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया जिसका नाम था VV गिरी, और वो चुनाव जीते। और इस तरीके से कांग्रेस का विभाजन जो था वो अवश्यंभावी हो गया।
और कांग्रेस का विभाजन हुआ कांग्रेस ओ और आर। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, आर का मतलब रिक्विजनिस्ट। ओ का मतलब सिंडिकेट वाली ग्रुप, जिसको पुरानी कांग्रेस कहा गया। कांग्रेस आर जो थी वो नई कांग्रेस थी। अच्छा, अब इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक में आते हैं और वो है प्रीवी पर्स। क्या आएंगे बच्चों? प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स क्या था? जब देसी रियासतों का भारत में विलय करवाया गया था तो रियासतों को हमने पढ़ा, अभी इसी वीडियो में हमने बताया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि भारत सरकार की क्या योजना थी कि वो देसी रियासतों के विलय के मामले में लचीला रवैया अपनाएंगे। इसी लचीला रवैया के तहत इन देसी रियासतों को प्रीवी पर्स का अधिकार दिया गया। प्रीवी पर्स का मतलब क्या था? जो तत्कालीन जो शासक परिवार के लोग थे उनको निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार दिया गया तथा सरकार की तरफ से कुछ विशेष भत्ते भी देने का आश्वासन दिया गया। भत्ते को इंग्लिश में कहते हैं अलाउंस। अलाउंस कई प्रकार के होते हैं बच्चों। यदि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो आने वाले सालों में तो आपको पता चल जाएगा, अलग अलग अलाउंस मिलते हैं। अलाउंस का मतलब है सैलरी से थोड़ा सा हट के पैसे मिलते हैं, जब जैसे कि एजुकेशन अलाउंस मिलता है, हिल अलाउंस। यह दोनों इस बात को आधार मानकर तय की जाएगी कि उस रियासत का विस्तार और राजस्व और क्षमता कितनी है। यानी कि सभी देसी रियासतों को बराबर का प्रीवी पर्स नहीं मिलेगा, बराबर की भत्ते नहीं मिलेंगे। ये डिसाइड होगा उस रियासत का विस्तार कितना है, उसका राजस्व यानी कि पैसा कितना आता है वहाँ से, और उसकी क्षमता कितनी है। इसी व्यवस्था को प्रीवी पर्स कहा गया। और 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने साफ कहा था कि वो प्रीवी पर्स को क्या करेगी? समाप्त करेगी। एक ओर तो उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, दूसरी ओर प्रीवी पर्स को समाप्त करने की भी बात कही थी। इसी चुनाव में 1971 के चुनाव में ही इंदिरा गांधी के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बना था। ग्रैंड अलायंस। ये ग्रैंड अलायंस जो था, इसका मतलब आपसे पूछा जाता है 1971 के चुनाव में जितने भी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियां थी ना, उनके चुनावी गठबंधन को ग्रैंड अलायंस कहा जाता है। आप इतना याद रखिए बच्चों कि ग्रैंड अलायंस में दो पार्टियां शामिल नहीं थी, एक तो साम्यवादी पार्टी और दूसरा कांग्रेस पार्टी। क्या सर 1971 के चुनाव में ग्रैंड अलायंस जीती थी? नहीं बच्चों, ग्रैंड अलायंस को 40 से भी कम सीटें मिली थी। 40 से भी कम सीटें मिली थी। और इसने नारा दिया था इन चुनाव में, इंदिरा हटाओ का नारा दिया था। इंदिरा हटाओ, लेकिन इंदिरा तो नहीं हटी, ये हट गए। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था और प्रीवी पर्स को समाप्त करने की बात कही थी। और 1971 के चुनाव परिणाम क्या निकले कि कांग्रेस आर यानी कि इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस और उसकी सहयोगी CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन दोनों को मिलकर 375 सीटें मिली थी, 375। जबकि कांग्रेस ओ को, जो कि ग्रैंड अलायंस का हिस्सा था, उसको मात्र 16 सीटें मिली और ग्रैंड अलायंस को भी 40 से भी कम सीटें मिली थी। अकेले कांग्रेस आर को यानी कि इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को 352 सीटें मिली थी। ओके। अच्छा, एक और चीज़, और यहाँ से भी प्रश्न बनता है कभी, और वो है क्या है 1967 के समय की बात है। 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाए थे। 1969 की बात है ये। 10 सूत्री कार्यक्रम, इंदिरा गांधी ने 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाए थे, याद रखना 10 सूत्री कार्यक्रम। अभी 10 सूत्री कार्यक्रमों में 10 तो हमारे बुक में दे नहीं रखे हैं, कुछ दे रखे हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, 1969 की बात है बच्चों। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले कब हुआ था? 1969 में हुआ था। ओके। खाद्यान्नों का राष्ट्रीयकरण का मतलब है जो बैंक हैं उनको फिर देश के अधीन कर दिया जाएगा, सरकार के अधीन कर दिया जाएगा, सरकार उनको अपने कंट्रोल में ले लेगी। खाद्यान्न का सरकारी वितरण यानी कि वो जो PDS सिस्टम चलता है ना, राशन वाला, वो। भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म किए जाएंगे 10 सूत्री कार्यक्रम के तहत। अब क्या बचा बच्चों इसमें? ये हाँ, ये 1971 के ही चुनाव की बात से आगे जाती है। कुछ और यहाँ पर है, बहुदलीय व्यवस्था के बारे में है। ये कुछ नया टॉपिक था, इसे हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आइए एक एक करके समझते हैं दो दलीय व्यवस्था के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर आप रेस्ट ले सकते हो बच्चों आराम से। मैं तो रेस्ट नहीं लूँगा, मैं लगातार कंटिन्यू करता हूँ क्लास को। दो दलीय व्यवस्था। जनवरी 1977 में विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई थी। जनता पार्टी कब बनी थी बच्चों? 1977 में जनता पार्टी बनी थी। जनता पार्टी कब बनी थी? 1977 में। कांग्रेस के नेता थे बाबू जगजीवन राम। इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम की पार्टी बनाई थी।
और जो कि बाद में जनता पार्टी में ही शामिल हो गई। फिर से समझिए बच्चों, जनता पार्टी कब बनी थी? 1977 में। और बाबू जगजीवन राम की पार्टी का नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ये भी बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गई। ओके, तो 1977 के चुनाव में हम 1977 में चले गए हैं। 1971 के इलेक्शन के बाद हम 1977 के इलेक्शन में चले गए हैं। सर 5 साल के बाद आपने जाना चाहिए था। 77 में क्यों गए? क्योंकि 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लागू हो गया था। आगे पढ़ेंगे। 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हुआ और इसी आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया। इस तरीके से चुनाव कब हुए? 1977 में हुए थे। इन चुनाव में क्या हुआ सर? आप मत बताओ, हमें पता है। जिसने आपातकाल लागू किया, जिस सरकार ने, वो क्या सरकार जीतेगी? सर हमें पता है नहीं जीतेगी। तो क्या हुआ? कांग्रेस को लोकसभा में 154 सीटें मिली, 154 सीटें मिली, और जनता पार्टी और बाकी दलों को 330 सीटें मिली। कितनी मिली? 330 सीटें मिली। तो इस तरीके से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और सरकार किसकी बनी बच्चों? जनता पार्टी की। सर पीएम कौन बना? पीएम तो एक ऐसा व्यक्ति जिससे मुझे काफ़ी सीख मिलती है, और उस व्यक्ति का नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई बच्चों, ये वही व्यक्ति है जिसने इंदिरा गांधी से टक्कर ली थी। कब ली थी? लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद, मृत्यु के बाद। प्रधानमंत्री के पद को लेकर जो चुनौती खड़ी करी थी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में, वो मोरारजी देसाई थे। तब वो पीएम तो नहीं बन पाए, लेकिन उन्हें काफ़ी समय बाद यानी कि 1977 में पीएम बनने का मौका मिला। भले ही 5 साल का कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अपना जो सपना था वो पूरा कर गए। देश के लिए भले ही हम कहेंगे, हम एक देश के दृष्टिकोण से देखें तो उतने अच्छे पीएम तो नहीं रहे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर देखें जो उनका संघर्ष था वो तो उनको सफलता मिल गई। लेकिन मैं मानता हूँ जब इतने बड़े पद के लिए जब आप संघर्ष करते हो तो सफलता तो तभी मानी जाएगी ना, जब पूर्ण कार्यकाल पूरा करके जाएं और देश के लिए कुछ सेवा करके जाएं। लेकिन वैसे देखें कि संघर्ष देखो पीएम के लिए लगे हुए थे, तो वैसे हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो आपातकाल का प्रभाव जो था ना, केवल उत्तर भारत पर पड़ा था, ज़्यादा था। इसलिए कांग्रेस को उत्तर भारत में ना के बराबर सीटें मिली थी, बहुत कम सीटें मिली थी। आगे देखिए, जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई पीएम और चरण सिंह और जगजीवन राम 2 उप प्रधानमंत्री बने थे। उसमें जनता पार्टी के पास, याद रखना, कमी थी। जनता पार्टी के पास एक कमी थी। क्या? ना कोई उनके पास कोई दिशा थी, ना कोई नेतृत्व था, और ना ही साझा कार्यक्रम था। सर नेतृत्व तो था मोरारजी देसाई, अरे बहुत सारे नेता लीडरशिप हो गई। मोरारजी देसाई भी पीएम बनने के दावेदार ठोक रहे थे, चरण सिंह भी, जगजीवन राम भी। तो एक नेतृत्व तो नहीं था, साझा कार्यक्रम भी नहीं था। वही कांग्रेस की कार्यक्रमों को ही ये सरकार चला रही थी। तो इस तरीके से ये जनता में उतनी लोकप्रिय नहीं हुई और ये सरकार जल्दी ही गिर गई। 1980 में फिर चुनाव हुए और फिर से लोगों ने, जनता ने अपनी पुरानी फेवरेट पार्टी को वोट दिया, कांग्रेस को, 353 सीटों के साथ, 353। और इस तरीके से फिर से कांग्रेस का वर्चस्व स्थापित हुआ। अब बात करते हैं बहुदलीय व्यवस्था का मतलब। नया टॉपिक था। कांग्रेस की हार के साथ ही भारत की दलीय व्यवस्था में उसका प्रभुत्व समाप्त हो गया। अब केंद्र में गठबंधन सरकारों के निर्माण में किन पार्टियों का दबदबा या महत्व बढ़ गया? क्षेत्रीय पार्टियों का, क्षेत्रीय दलों का। बहुदलीय व्यवस्था का मतलब यह है कि अलग अलग दल क्या कर रहे हैं? भारत की सरकार को चला रहे हैं या सरकारों को चला रहे हैं। ये अलग अलग दल का मतलब क्या है? क्षेत्रीय दल। अब रीजनल पार्टीज भी सरकारों में अपना क्या कर रही थी? दावा ठोक रही थी। यहीं से शुरुआत होती है गठबंधन के युग की। गठबंधन का युग भारत में 1989 में शुरू होता है। 1989 के चुनावों के बाद भारत में गठबंधन के युग की शुरुआत होती है। चुनाव के बाद जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बना राष्ट्रीय मोर्चा। कब की बात है बच्चों? 1989 की बात है। 1989 के बाद राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी थी, नेशनल फ्रंट की सरकार बनी थी। ये नेशनल फ्रंट जो है अलग अलग दलों से मिलकर बनी थी, जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों से मिलकर। इस दल को, इस मोर्चे को भाजपा और उस समय की सीपीआई ने, वाम मोर्चा ने समर्थन दिया था, और तब जाके ये गठबंधन सरकार बनी थी, 1989 की राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार। फिर हम बात कर रहे हैं गठबंधन की। किसकी बात कर रहे हैं? गठबंधन की। हम बात कर रहे हैं बहुदलीय व्यवस्था की, कि एक दल सरकार नहीं चला रहा है, कई दल मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो ये केस है राष्ट्रीय मोर्चा की। फिर उसके बाद यहाँ बताया गया है 1998 से लेकर 2004 तक बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार रही, भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार रही।
इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जो रहे वो भारत के पीएम रहे। और 2004 से लेकर 2009 की अगर हम बात करें और फिर इसके बाद 2009 से लेकर 2014 की बात करें, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार रही, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार रही, 2 बार रही ऐसा। और दोनों बार पीएम कौन रहे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और 2014 के बाद आप सभी को पता है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने इतिहास रचा। 30 साल बाद 30 साल बाद पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया था इस पार्टी ने, इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने। 30 साल बाद, 30 ईयर बाद किसी पार्टी को बहुमत मिला था। परंतु चुनाव पूर्व गठबंधन की प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी थी। तो 2014 में तो विभिन्न पार्टी प्रणालियों के लाभ हैं। एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली में कौन कौन सी प्रणाली आती है? देखो, लाभ बता रहे हैं। एक दलीय प्रणाली का मतलब एक दल का शासन। एक दल के शासन में क्या होता है? राजनीतिक स्थिरता रहती है, राजनीतिक स्थिरता रहती है, बार बार ये नहीं रहता है कि सरकार बदलो। मजबूत शासन रहता है, अनुशासन डिसिप्लिन रहता है और कोई गुटबाजी भी नहीं होती है। दो दलीय व्यवस्था में क्या फ़ायदे हैं कि इसमें भी राजनीतिक स्थिरता रहती है और मतदाताओं के लिए चुनाव करना आसान रहता है, शासन करने की प्रक्रिया को गति देता है ये, और इसमें भी गुटबाजी कम रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा गुटबाजी किस में रहती है बच्चों? बहुदलीय वाले में, गठबंधन वाले में। मतदाताओं के लिए इसमें विकल्प अच्छे होते हैं, लेकिन मतदाताओं के लिए अच्छा है कह रहा है, विकल्प इसमें ज़्यादा होते हैं। चुनाव में ट्रांसपेरेंसी रहती है, पारदर्शिता ज़्यादा रहती है। सरकार इसमें क्या रहती है? काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहती है, काफ़ी जवाबदेह रहती है। एक विशाल और सामाजिक विविधता वाले देश के लिए ये क्या है? एक अच्छा क्या रहता है? अवसर भी रहता है, अच्छा विकल्प भी है कह रहा है। लेकिन हमारे देश में गठबंधन सरकारों के उदय के कारण क्या हैं? क्यों भारत में गठबंधन सरकारें ये जन्म हुई हैं, उनका उदय हुआ है? पहला तो है राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमज़ोर होना। भारत में देखो अभी बीजेपी है एक मजबूत पार्टी के तौर पर, लेकिन जब गठबंधन का युग शुरू हुआ ना 1989 के बाद, तो कोई एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं थी। और राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो मजबूत हो, कमज़ोर थी, क्योंकि इंदिरा गांधी के बनने के बाद एक ऐसा नेतृत्व भारत की किसी भी दल के पास नहीं था उस समय। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव और सरकारों के निर्माण में बढ़ती भूमिका। वर्तमान में ये कह रहा है कि जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, छोटी राजनीतिक दल पार्टियां, उनका प्रादुर्भाव हो चुका है और अब सरकारों के निर्माण में इन छोटी पार्टियों का क्या हो रहा है? भूमिका बढ़ रही है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 1991 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उसे एआईएडीएमके जैसी क्षेत्रीय पार्टी जो कि तमिलनाडु की है उसने समर्थन दिया था। जाति और संप्रदाय आधारित अवसरवादी राजनीति का उदय हो चुका है। अब राजनीतिक दल जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर क्या करते हैं? राजनीति करते हैं। ये सब कुछ वजह है जिससे गठबंधन सरकारों का भारत में उदय हुआ। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर भी हमने यहाँ पर कंप्लीट किया और आशा है आपको समझ में आ रही होगी। ये कुछ कार्टून हैं, बहुत आसान है बच्चों। ये कार्टून जो है 1979 के लोकसभा चुनाव से संबंधित है, इसे आप एक बार देख लीजिएगा। काफ़ी यहाँ पर डिटेल हो गया है। इसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक पुनरुत्थान के बारे में। यहाँ से बच्चों हम इसकी पार्ट 3 वीडियो लेकर आएंगे। आज इस वीडियो को हम यहीं पर क्या करते हैं? एंड करते हैं। तो जय हिंद बच्चों।